हाँ जी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने डिस्कशंस कर ली हैं, जिसमें अपने रिड्यूसिंग रिएजेंट्स वाला पार्ट डन है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स वाला पार्ट डन है। अब जो मेजर क्वेश्चन बचता है वो होता है नेम रिएक्शंस एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो उसी के रिलेटेड ना अभी ऑर्गेनिक माइंड मैप्स की जो पीडीएफ है वो शेयर की गई है बिंग आईटी टेलीग्राम पे, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल्स, कार्बोनाइल, सारी चीजें। उसमें है क्या कि आपको ब्लैंक माइंड मैप दिया गया है, जिसमें प्रोडक्ट साइड ब्लैंक है और वो आपको खुद से रिकॉल करके प्रिडिक्ट करनी है, ताकि आप अच्छे से चीजों को रिवाइज कर पाओ। बट एक कंडीशन है, तभी आप इसको सॉल्व कर रहे होगे, अटेम्प्ट कर रहे होगे, अगर आप परेशान नहीं हो रहे हो। कि अगर आपको रिएक्शन याद नहीं आ रही है, तो अगर परेशान होगे तो अटेम्प्ट मत करना। बट अभी रिवीजन स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इसको बेस्ट यूज कर सकते हो। तो आपको करना कि आपको रिकॉल करना है, रिवाइज करने की कोशिश करनी है। बट अब एक डाउट आता है कि अगर मुझे रिवाइज कर रहा है बट मुझे रिएक्शन याद नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूंगा? हाँ, तो फिर अभी आगे इसके हमने प्रॉपर जो हमने माइंड मैप सीरीज करी थी उसके सारे वीडियोस को हमने कलेक्टिवली एक प्लेस पे आपको दे दिया है। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको अल्कोहल वाले सेक्शन में डाउट आए तो आप प्रॉपरली जाके अल्कोहल वाले टाइम स्टैम्प पे जाओगे और वहां से रिवाइज कर लोगे। ऐसा नहीं कि अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक जगह पे डाउट आए तो आपको प्रॉपर वीडियो देखनी है। बट अगर आपने अभी एक बार रिवाइज कर लिया है एंड आपको कंप्लीट रिविजन करना है तो आप एक बार माइंड मैप खुद से सॉल्व करोगे, उसके बाद कंप्लीट वीडियो पे रेफर करोगे कि आपने कैसे कैसे रिलेट किया था और हमने कैसे रिलेट किया है। तो आपको एक जगह पे हमने प्रॉपर सारे चैप्टर्स के जो रिएक्शन है वो देती है एंड इसमें आपके नेम रिएक्शंस एंड सारे इंपॉर्टेंट रिएजेंट सब कुछ कवर्ड है। आज हम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स रिवाइज करने वाले हैं थ्रू माइंड मैप। तो आपके सामने एक माइंड मैप है, जिसको आपको सबसे पहले रिएजेंट्स रिएक्टेंट्स तो दिए गए हैं, आपको इनके प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने हैं और सारी चीजें बेसिक से रिलेट करके करना। फिर आपको अपने आंसर्स लिखने हैं अपने पास, और फिर हम डिस्कस करेंगे इन सारी चीजों को। तब आप अपने आंसर्स को चेक करके अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल के जाना। हाँ जी, और हम ये सारी रिएक्शंस को एकदम बेसिक पॉइंट से उठाएंगे, जिससे कि ऐसा कहीं भी आपको फील नहीं होने वाला है कि हम आपको इसको करने के लिए बहुत ही हाई लेवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन से, Na और ड्राई ईथर। हमारी वुड्स रिएक्शन है, और वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है? रेडिकल मैकेनिज्म। इसमें जो Na होता है वो हमारा जो एल्काइल ग्रुप होता है उसका रेडिकल जनरेट करवाता है, और जो रेडिकल जनरेट होता है वो अपने ही तरह किसी और रेडिकल के साथ कंबाइन करता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? और अगर इसमें ये डिस्कस किया जाए कि रेडिकल कैसे बनता है, तो Na जो होता है वो अल्कली मेटल होता है, और अगर वो अल्कली मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उससे हमारे को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो रेडिकल के अंदर हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब जो नेक्स्ट वाला है वो हमारे पास KOH और मॉइस्ट Ag2O है। तो ये क्या करते हैं? तो अगर KOH की बात की जाए तो KOH के हमारे पास दो रिएजेंट्स होते हैं, एक तो एक्वस KOH और एक होता है अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पे मॉइस्ट Ag2O ये बता रहा है कि ये रिएजेंट जो है वो एक्वस KOH का है, क्योंकि यहाँ पे मॉइस्ट Ag2O का मतलब है कि हमारे पास वाटर प्रेजेंट है। तो उस केस में यहाँ पे ऐसा होगा कि यहाँ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, क्योंकि एक्वस KOH में OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो वो अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर SN1 होगा या SN2? अगर देखा जाए सबसे पहले तो OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और जो हमारा रिएक्टेंट दिया वो 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री पे हमारा SN2 होता है। तो प्रोडक्ट क्या होगा? बनेगा CH2OH। बट अगर यहाँ पर हमारे पास अल्कोहलिक KOH गिवन होता तो क्या होता? तो अगर अल्कोहलिक होता तो अल्कोहलिक जो है वो रिएजेंट होता है अपनी E2 रिएक्शन का, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एलिमिनेशन होती है तो हमारे पास एल्कीन बनता, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन के रिएजेंट्स दिए हुए हैं वो है KCN और AgCN। KCN और AgCN। अब KCN क्या होगा? KCN में जो हमारा पोटेशियम है वो एक एल्कली मेटल है, मतलब कि यहाँ पर इन दोनों कार्बन और पोटेशियम के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा, और आयोनिक बॉन्ड होगा तो वो अपने आयंस में एग्जिस्ट करना चाहेंगे K+ और CN-। और K+ और CN- में जो CN- वाला जो ग्रुप है हमारा वो फ्री है। अब ये इन दोनों में से C भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है, बट क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, और इस केस में वो कार्बन की तरफ से अटैक होगा। जो तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2CN। हाँ, बट AgCN में क्या होगा? AgCN में क्योंकि हमारा जो सिल्वर है वो कलंक के नाम पे मेटल होता है, तो जो AgCN का जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट होता है, जो बॉन्ड होता है सिल्वर और कार्बन के बीच में। अब ये बॉन्ड कोवैलेंट होता है तो पूरा अच्छी तरह से CN- फ्री नहीं हो पाता है, और CN- फ्री नहीं हो पाता है तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो जाके अटैक करता है हमारे
इस वाले कार्बन पर और ब्रोमीन को आउट कराता है। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 CH2 NC। हाँ, तो यहाँ पे हमने अभी एक वर्ड यूज किया था कि कलंक के नाम पे मेटल होता है सिल्वर। उसका मतलब ये है कि Ag जो है, Ag, Cu एंड Pb, ये जो जितने मेटल्स होते हैं ये एक्चुअल मेटल्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करना पसंद नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। दैट्स व्हाई वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बनाएंगे, और इसीलिए वो तो बॉन्ड अभी टूटेगा नहीं, और इसीलिए वो बॉन्ड टूटेगा नहीं, और जो हमारा नाइट्रोजन है वो अटैक करता है इस केस में। तो अभी नेक्स्ट वाले में AgNO2 और KNO2 में भी सेम लॉजिक लगेगा। वहां आपको कंपेयर करना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। फंडा वही है कि आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड है। अब वहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, उसको आपको खुद प्रिडिक्ट करना है उस प्रोडक्ट को, और आंसर कमेंट सेक्शन में बता के जाना है। तो अभी आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, तो ये जो हमारी रिएक्शन है, जो नेक्स्ट वाला, उसमें हमें रिएजेंट दिया हुआ है AlCl3 और बेंजीन। इसको देखकर हमें एक नेम रिएक्शन की याद आ रही होगी, वो है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। हाँ, लेकिन अगर हमें नेम रिएक्शन का नेम नहीं भी याद है तो भी हम इसको बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि AlCl3 में क्या होता है, एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसमें हेलोजन है। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल हेलोजन के लोन पेयर्स को अट्रैक्ट करेगा। तो जो हेलोजन है वो कार्बन के साथ बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करना चाहेगा। अगर वो कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कार्बन पे प्लस आएगा, दैट मीन्स R पे प्लस या डेल्टा प्लस, मतलब कंप्लीटली ब्रेक नहीं करेगा जब तक कोई और रिएक्शन नहीं होगी, बट वहां पे जो डेंसिटी होगी वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो होगा क्या कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, क्योंकि हेलोजन उससे इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। और बेंजीन यहाँ दिया गया है, तो बेंजीन जो होती है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो एज एन इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमारा कार्बन का डेल्टा प्लस उस पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा, बेंजीन पे R ग्रुप लग जाएगा, और अगर यहाँ देखेंगे तो उस बेंजीन पे CH2 CH3 लग जाएगा। ठीक है, अब जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है वो है LiLH4 और ड्राई ईथर। अब LiLH4 हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट अलोंग साइड यहाँ पर H- हमारा अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। अब अगर अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन दे सकता है, तो ये सब्स्टिट्यूट कर जाएगा ब्रोमीन को, और हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, इथेन। CH3 CH3 C2H6। हाँ, बट अगर यहाँ पर NaBH4 होता तो क्या होता? तो अगर अब हम सोचें तो हमारा LiLH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दैट्स वाई इसका H- इजीली अटैक कर रहा है एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बट NaBH4 हमने देखा हुआ है, उसमें वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू LiLH4। दैट मीन्स उसका जो H- होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। तो अगर देखा जाए यहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो SN2 होगी। NaBH4 के अंदर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN1 ज्यादा प्रेफर करेगा। बट यहाँ जो रिएक्टेंट दिया है वो तो 1 डिग्री है, और 1 डिग्री पे SN1 होती नहीं है, तो ये इस केस में NaBH4 के साथ कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बहुत कम रखेगी। हाँ, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारे पास Mg और ड्राई ईथर की है। Mg और ड्राई ईथर की रिएक्शन हमारे पास ग्रिग्नार्ड के प्रिपरेशन की रिएक्शन होती है, तो इसमें क्या बनेगा? इसमें हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, CH3 CH2 MgBr। अब यहाँ पे ऐसा सोच सकते हैं कि ये हमें कैसे पता चलेगा, तो बिल्कुल अगर रिलेट करें तो Mg होता है हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल, जो +2 स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है। तो यहाँ पे MgBr प्लस बनता है और CH3 CH2 माइनस बनता है, जो कि ये बता रहा है कि Mg +2 में गया, उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो एक तो Br ने ले लिया और दूसरा जो है वो CH3 वो हमारा जो अल्काइल ग्रुप होता है वो ले लेता है, तो हमारे पास R- Mg + Br बनता है। Mg +2 Br-, ऐसे चार्ज बैलेंस हो जाता है। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमारे पास CH3COOAg। यहाँ पर सबसे पहले तो जो इसका लोन पेयर है ऑक्सीजन का, वो अटैक करता है हमारे कार्बन पर, और ब्रोमीन एज ए लिविंग ग्रुप बाहर हो जाता है। बट इस रिएक्शन का एक और ड्राइविंग फोर्स है जो है AgBr का बनना। अब AgBr हमारा एक प्रेसिपिटेट होता है, और किसी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जो हमारा मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है रिएक्शन का फॉरवर्ड ले जाने का, वो होता है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। तो यहाँ AgBr एज अ प्रेसिपिटेट बाहर हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 COO CH2 CH3। ठीक है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है वो है R2CuLi। ये हमारा गिलमैन्स रिएजेंट होता है, बट अब हमको ये पता है कि इसमें भी मेटल के साथ बॉन्ड है, मतलब ये वाला जो होगा वो हमारा ग्रिग्नार्ड की तरह ही एक्ट करेगा। तो यहाँ से हमारे पास R- बाहर आएगा,
और R माइनस बाहर आकर यहाँ पर ये कार्बन पर अटैक करेगा और कार्बन पर अटैक करके ब्रोमीन बाहर हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास एल्केन बन जाएगा और एल्केन कौन सा होगा C4H10 हाँ C2H5 हाँ C2H5 C4H10 हाँ, तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास जो 2 रिएक्शंस हैं उनमें मेजर ये है कि वहां पे एक ही रिएजेंट में 2 न्यूक्लियोफाइल है, तो अब हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल ज्यादा बेटर अटैक कर सकता है। जैसे अगर हम NCO की बात करते हैं तो वहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपैरिजन है, बट अगर हम बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे देखें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा बेटर अटैक कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर पाएगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 NCO। तो ऐसे NCS माइनस में क्या होगा, NCS में भी अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन और सल्फर में कंपैरिजन है, तो नाइट्रोजन और सल्फर में से एक तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एक उसका साइज ज्यादा है, दैट मीन्स इन दोनों केसेस में सल्फर बेटर न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 SCN। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल का कंपैरिजन है तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज, और वो सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है कि कैसे चेंज हो रही है। तो ये तो आपका होमवर्क है कि सॉल्वेंट पे कैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है, आप उसको रिवाइज करके आओगे। ठीक है, तो अब हमारा जो फाइनल रिएक्शन है वो हमारा NaI और एसीटोन के साथ है। अब इसको देखकर भी आपको किसी ना किसी नेम रिएक्शन की याद आ रही होगी, बट याद नहीं भी आ रही है तो भी हम इसको बेसिक से कर सकते हैं। बेसिक से हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास रिएजेंट दिया हुआ है Na+ और I-। अब I- हमारा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और जो हमको रिएक्टेंट दिया हुआ है वो हमको 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमारा कौन सा रिएक्शन देता है, SN2, और SN2 रिएक्शन देता है तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 I। हाँ, और इसमें I- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्यों होता है, क्योंकि इसका साइज ज्यादा होता है सारे हाइड्रोजन के कंपेयर में। ठीक है, Yes. तो अभी आपके सामने हमने पूरा रोड मैप सॉल्व कर दिया है विदाउट यूजिंग एनी हाई लेवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हमने सारे के सारे रिएक्शंस बहुत ही बेसिक से करे हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं SN1 SN2 E1 E2, तो ये सारी चीजें बेसिक्स है। अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी अगर रिएक्शन होगी आप कर लोगे, अगर आपको उनके नेम रिएक्शन भी नहीं याद है बट बेसिक पता है तो वो अब solve जैसे हो जाएगा। इस वाली रिएक्शन का नाम होता है फिंकलस्टीन रिएक्शन, बट इसको जाने बिना भी हमने ये वाला रिएक्शन कर लिया है। यस, तो आपको यही रियलाइज करवाना था कि ऑर्गेनिक की रिएक्शंस बिल्कुल बेसिक से कनेक्टेड होती हैं, हमको अपने लॉजिक्स लगाने होते हैं और हम आंसर तक पहुंच जाते हैं। आज हम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल रिवाइज करने वाले हैं थ्रू माइंड मैप। तो अभी शुरू करते हैं। हाँ जी, और यहाँ पर भी हम बिल्कुल बेसिक्स के साथ प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करेंगे। तो अभी हमारा जो फर्स्ट रिएजेंट दिया हुआ है वो हमको PCl5 दिया हुआ है। PCl5 हमारा एक क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है और ये SN2 के थ्रू सब्स्टिट्यूशन देता है हमको, तो हमारे अल्कोहल में OH जगह Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 Cl। हाँ, और नेक्स्ट वाला रिएजेंट हमको PCl3 दिया हुआ है। PCl3 भी सिमिलर काइंड की रिएक्शन शो करता है SN2। PCl3 भी क्लोरीनेटिंग एजेंट है जिससे कि SN2 रिएक्शन से हमारा सेम प्रोडक्ट आ जाएगा। ये दोनों सिमिलर काइंड के रिएजेंट ही हैं। हाँ जी, तो अभी हमको नेक्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, SOCl2। SOCl2 हमारा SNI मैकेनिज्म के थ्रू सब्स्टिट्यूशन देता है। इसके बाद वाला रिएजेंट पेरिडीन, रिएजेंट में पेरिडीन दिया हुआ है। पेरिडीन क्या करेगा, पेरिडीन क्योंकि बेस है तो हमारे अल्कोहल के एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएगा, जिससे कि रिएक्शन का मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, वो SN2 हो जाता है। बट अभी इस केस में क्या होगा, क्योंकि हमारा जो अल्कोहल दिया हुआ है वो हमको ऑप्टिकली इनएक्टिव दिया हुआ है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव के केस में हमारा सेम प्रोडक्ट आएगा। बट अगर हमारा जो अल्कोहल होता वो हमारा कायरल होता, तो HCl2 के केस में हमारा डिटेंशन होता है क्योंकि कन्फिग्रेशन में, इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट होता वो सेम कन्फिग्रेशन का होता है। अगर वो R होता तो सेम प्रोडक्ट R में आता, और S होता तो S में आता। लेकिन SOCl2 के केस में क्योंकि SN2 मैकेनिज्म होता है, वो बैक साइड अटैक होता है, इसलिए जो हमारा सेकंड वाले केस में होता तो उसमें इन्वर्जन हो जाता कन्फिग्रेशन का। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में सेम प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 Cl, क्योंकि यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं है। तो अगर हमारा सिंपल SOCl2 होता और कायरल कार्बन की वजह से कन्फिग्रेशन R होती तो प्रोडक्ट में भी R ही आती, बट अगर हम पिरिडीन ऐड कर देते तो प्रोडक्ट में S आती। हाँ,
तो अभी हमको जो नेक्स्ट रिएजेंट दिया हुआ है वो HX है। HX में क्या होगा, H प्लस और X माइनस। अब इस वाली रिएक्शन में क्या होगा कि X माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड करेगा और जो हमारा अल्कोहल दिया हुआ है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। जैसे कि I माइनस हमारा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो वो SN2 रिएक्शन की तरफ जाएगा, जबकि Br माइनस और Cl माइनस कंपैरेटिवली उसके वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। बट अभी ऊपर हमने देखा कि Cl माइनस सब्स्टिट्यूट कर रहा था रिएक्शन को, तो वहां पर क्या ड्राइविंग फोर्स था? ऊपर वाली सारी रिएक्शंस में हमारा जो ड्राइविंग फोर्स था वो था P डबल बॉन्ड O और S डबल बॉन्ड O बनना, क्योंकि वहां स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बन रहे थे, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी रखती थी। प्लस जो हमारा SOCl2 था उसमें जितने भी अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ वो होते हैं SO2 एंड HCl, और ये दोनों प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है कि जब भी ये रिएक्शन हो जाती है तो गैसेस तो रिलीज हो जाती है, तो हमारा जो मिक्सचर होता है उसके अंदर सिर्फ अल्काइल हैलाइड बचता है। तो ये रिएक्शन ज्यादा प्रेफरेबल होती है अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, क्योंकि इसमें हमें प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है। और ये चीज एनसीईआरटी ने भी मेंशन किया है, तो अब ये आपका होमवर्क रहेगा कि ये वाला पार्ट आप एनसीईआरटी से रिवाइज करके आओगे। और अभी HX वाले केस में हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा जो भी हैलाइड होगा वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। लेकिन क्या मैकेनिज्म होगा, SN1 होगा, SN2 होगा, वो डिपेंड करेगा हमारे हैलाइड और अल्कोहल के नेचर पे। तो प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH2X। तो अभी इसमें तो ये मैकेनिज्म हो गया अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का, बट हमने पिछले वाले माइंड मैप में ये भी देखा था कि कैसे हम अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाते हैं। तो वो वाले रिएजेंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं और वो बता के जाना कमेंट्स में कि क्या क्या थे। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4। ये जो रिएजेंट्स होते हैं ये एलिमिनेशन के रिएजेंट्स होते हैं जो इवन मैकेनिज्म से एल्कीन फॉर्मेशन करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा H प्लस है वो OH पे अटैक करके H2 रिलीज करता है और कार्बोकटाइन बनता है, फिर हमारा एल्कीन बनता है। एंड लास्ट में क्या होता है कि H प्लस फिर से रीगेन होता है, क्योंकि इन रिएक्शंस में हमारे एसिड्स एज अ कैटलिस्ट बिहेव करते हैं। तो अभी यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ऑल्सो ऐसे कई सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं जो आपको दिख जाते हैं क्वेश्चंस में, फिर आपको ये क्लिक ही नहीं करता है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स है। जैसे कि Al2O3 हो गया, P2O5 हो गया, PHO2 हो गया। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि ये सारे जो हमारे पास दिए हुए हैं एजेंट्स वो सारे अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में ज्यादा रहना चाहते हैं, इसलिए ये वाले रिएजेंट्स डिहाइड्रेटिंग होते हैं। अब इसमें एक बात आपको और याद रखनी है कि Al2O3 और P2O5 क्योंकि बल्कि नहीं है, इसलिए ये सेट्स एल्कीन देंगे प्रोडक्ट में, जबकि THO2 में थोरियम एक बल्कि एलिमेंट है, इसलिए उसके केस में हमें हॉफमैन प्रोडक्ट मिलेगा। जी। तो अभी नेक्स्ट रिएजेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट है हमारा PCC एंड PDC। पीसीसी होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और पीडीसी होता है पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। इसमें Cr+6 में प्रेजेंट होता है, और हमें पता है Cr+6 जो होता है वो Cr+3 में जाने की ज्यादा टेंडेंसी रखता है। तो ये हम कैसे रिलेट कर रहे हैं, ये हम रिलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। तो अगर Cr+6 Cr+3 में जाने की टेंडेंसी रखता है तो इसकी रिएक्शन जिसके साथ भी करवाएंगे ये उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अब हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमारे पास या तो अगर 1 स्टेप ऑक्सीडेशन है तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। अब अगर 1 डिग्री कार्बन है तो एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री है तो कीटोन बनता है, बट अगर 3 डिग्री हुआ तो जो हमारा मेजर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो हमारा अल्कोहल होता है उसके साथ वाले जो कार्बन पे हाइड्रोजन होते हैं वो ऑक्सीडाइज होकर OH में चेंज हो जाते हैं। yes. अब अगर हमारा 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन होंगे उसके पास, तो अगर 1 स्टेप ऑक्सीडेशन हुआ तो एक हाइड्रोजन OH में चेंज हो जाएगा जिससे कि एल्डिहाइड बन जाएगा। अब अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल हुआ जिसमें एक हाइड्रोजन हमारे पास एक्स्ट्रा होगा जिसको हम ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना लेंगे। लेकिन 3 डिग्री वाले में हमारे पास एक्स्ट्रा हाइड्रोजन होता ही नहीं है जिसको हम ऑक्सीडाइज कर पाए, इसलिए उसके केस में कुछ भी नहीं होता है। तो इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस केस में प्रोडक्ट बनेगा CH3CHO, क्योंकि 1 स्टेप ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे ही अगर हम सेकेंडरी एजेंट को देखें तो वो है K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। वहां पे भी Cr+6 से Cr+3 जा रहा है, बट वहां एसिडिक मीडियम की वजह से वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दैट मीन्स वो 2 स्टेप ऑक्सीडेशन करवाता है। अब 2 स्टेप का मतलब कार्बन पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन की जगह OH लग जाएगा, तो जो वो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो आएगा एसिड। बट अगर यहीं पे 2 डिग्री कार्बन होता तो हाइड्रोजन तो एक ही होता, चाहे 2 स्टेप ऑक्सीडेशन हो रही है चाहे 1 स्टेप, वहां पे कीटोन ही बनेगा क्योंकि कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। 3 डिग्री में यहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाती है। और ऐसे ही ये तो K2Cr2O7 था, इसके जैसा एक रिएजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। उसमें भी Cr+6 होता है एसिडिक मीडियम में, जिसका फॉर्मूला क्या होता है वो आप कमेंट्स में बता के जाओगे।
अभी चलते हैं नेक्स्ट रिएजेंट पे। हाँ, नेक्स्ट हमको एल्कलाइन KMnO4 दिया हुआ है। इसमें भी Mn+7 में है, जो कि अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जाना चाहता है, इसलिए यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होगा, जिससे कि यहाँ पर भी हमको एसिड मिल जाएगा। और एसिड कौन सा मिलेगा? CH3 डबल बॉन्ड OH। यस। और नेक्स्ट रिएजेंट है MnO2, उसमें भी Mn+4 में है, जो Mn+2 में जाना चाहता है। बट MnO2 क्या करता है, वो सिलेक्टिव ऑक्सीडेशन करता है, वो अलाइलिक पोजीशन के OH को ही हमेशा ऑक्सीडाइज करता है। बट जो हमें गिवन रिएक्टेंट है उसमें तो अलाइलिक पोजीशन है ही नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ नहीं आएगा, या हम बोल सकते हैं रिएक्टेंट वैसा ही रहेगा क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी ही नहीं। हाँ, अभी हमको नेक्स्ट रिएजेंट क्या दिया हुआ है? CrO3 एंड CH2Cl2। इसको हम कॉलेंस रिएजेंट भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी Cr+6 में होता है, बट इसमें जो होता है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजर होता है। इसका रीजन अब कमेंट सेक्शन में बता के जाएंगे। अब क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजर होता है, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजर वाला प्रोडक्ट देगा, जो कि होगा 1 डिग्री के केस में एल्डिहाइड। तो वो 1 स्टेप ऑक्सीडेशन हुआ तो CH3CHO प्रोडक्ट बन जाएगा। हाँ जी, अभी चलते हैं आगे। तो आगे हमारे पास कॉपर विद हीट है। कॉपर क्या होता है, हमने लास्ट माइंड मैप में भी डिस्कस किया था, कलंक के नाम पे मेटल है। दैट मीन्स इसको इलेक्ट्रॉन लेना पसंद है, तो जो जिसके साथ भी इसकी रिएक्शन करवाता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अभी अगर अल्कोहल है तो ये अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करेगा। अब ये माइल्ड ऑक्सीडाइजर होता है, तो अगर 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री है तो कीटोन, 3 डिग्री में इसमें एक चीज होती है कि हीट की प्रेजेंस की वजह से हमारी जो रिएक्शन होती है वो एलिमिनेशन की टुवर्ड्स जाती है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास वो बनता है एल्कीन। लेकिन इस केस में हमारे पास एल्कीन 3 डिग्री वाला अल्कोहल नहीं है, इसलिए हमारे पास सिंपल माइल्ड ऑक्सीडाइजर वाला प्रोडक्ट आएगा, जो होगा CH3CHO। जी। अभी नेक्स्ट वाला जो हमको दिया है वो हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है? R- होता है। R- होगा, वो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा SN2 के थ्रू, जिससे कि हमारा CH3CH2CH3 बन जाएगा प्रोडक्ट। यही सोचा ना? फंस गए? नहीं, गलत आंसर, क्योंकि हमारा जो RMGX के अंदर R- होता है वो 2 तरीके से बिहेव कर सकता है, एक तो एज अ बेस और एक एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब हमें देखना होता है कि एक टाइम पे कैसे बिहेव करेगा। जनरली R- को अगर ऑप्शन दिया जाए कि एज अ बेस काम करना है या न्यूक्लियोफाइल, तो वो ऑलवेज बेस को चूज करेगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शंस जो होती है वो फास्ट होती है। और हमारे अल्कोहल के केस में हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी वो जाएगी एसिड बेस रिएक्शन। तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा? वो R- जो होगा हमारा, वो अल्कोहल का एसिडिक हाइड्रोजन ले जाएगा। इसमें हमारा R- क्या है? CH3-, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH4 बन जाएगा। यस। और जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्ट बनेगा, CH3CH2O- MgCl। यस। हाँ, तो अभी हमारा नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? नेक्स्ट रिएक्शन हमको एक एसिड दिया हुआ है। एसिड और अल्कोहल मिलकर क्या बनाएंगे? एस्टर बनाते हैं। अब इसका एक नाम होता है फिशर एस्टरिफिकेशन, लेकिन आपको नाम नहीं भी याद है तो भी आप एस्टर तो बना ही सकते हैं। कि यहाँ पर कौन सा एस्टर बनेगा? यहाँ पे बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक की रिएक्शन होती है, उसमें जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है वो अटैक करता है C डबल बॉन्ड O पे और प्रोडक्ट बनता है। हाँ, तो यहाँ पर हमको जो रिएक्टेंट दिया हुआ है वो CH3CHO दिया हुआ है, जो कि एक एल्डिहाइड है। और सबसे पहला एजेंट हमको LiLH4 दिया हुआ है। LiLH4 क्या होता है? एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसमें जो रिडक्शन का मैकेनिज्म होता है वो H- के थ्रू होता है। LiLH4 हमको 4 H- देता है। और इसमें ऐसा होता है कि जैसे आपकी रिडक्शन स्केल होती है, उसमें सबसे पहले अल्कोहल्स होते हैं, फिर एल्डिहाइड होता है, फिर एसिड होते हैं। तो इसमें ऐसा होगा कि अगर रिड्यूस होगा तो अपने से पीछे आएगा, यानी कि एल्डिहाइड अल्कोहल में जाएगा। तो इसमें ऐसा होगा कि इसमें जो एल्डिहाइड है वो अल्कोहल में चला जाएगा और प्रोडक्ट आएगा CH3CH2OH। यस। हाँ, इसके बाद जो हमको रिएजेंट दिया हुआ है वो है H2 और निकल। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन है, मतलब रिडक्शन तो होगा। और निकल किस लिए दिया हुआ हमको? निकल हमको किस सरफेस पे रिडक्शन होगा उसके लिए दिया हुआ है, क्योंकि निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सारे हमारे इनर्ट मेटल होते हैं, और इनकी सरफेस पे जो हाइड्रोजन होता है और जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो एब्जॉर्ब होकर रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट CH3CH2OH आएगा। यस। तो अभी अगर अपने आगे चले तो आगे वाला रिएजेंट है NH2Z विद हीट। तो हमारे एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है ना, दोनों में C डबल बॉन्ड O है, दैट मीन्स कार्बन पे डेल्टा प्लस होता है, जिसमें हमें क्या करना है कि डेल्टा प्लस होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजीली लेते हैं। बट एल्डिहाइड कीटोन में अगर कंपैरिजन किया जाता है तो एल्डिहाइड जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि
एल्डिहाइड में एक तो क्या एक ही कार्बन चेन अटैच होती है, दूसरा एक तरफ हाइड्रोजन होता है जिसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होती है, दैट्स वाई वहाँ पे डेल्टा प्लस ज़्यादा होता है और वो रिएक्टिव ज़्यादा होता है। बल्कि कीटोन में दोनों तरफ कार्बन हैं, दैट मीन्स वहाँ डोनेशन इफेक्ट है, तो डेल्टा प्लस एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड वहाँ कम हो जाता है और स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे ही अब अगर NH2Z की बात की जाए तो NH2Z में क्या नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स हैं और डेल्टा प्लस होने की वजह से वहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है जनरली कार्बोनाइल्स पे, जो C डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक कर जाता है O माइनस में, तो वो O माइनस में ब्रेक करेगा और हमारा NH2Z जो है वो वहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो जैसे अभी आगे प्रोडक्ट बना हुआ है NH2Z में N पे प्लस आ जाएगा क्योंकि N 4 बॉन्ड बना रहा है और O पे माइनस आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये H प्लस रिलीज कर देगा और वो H प्लस O माइनस को जाके न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमारे प्रोडक्ट बन जाएगा जहाँ पे OH और NHZ बन रहेगा। अब हमें हीटिंग दी हुई है, तो हीटिंग में जनरली क्या हो रहा होता है, डिहाइड्रेशन हो रही होती है। तो यहाँ क्या होगा, कार्बन का जो OH है और नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है वो H2 रिलीज करके C डबल बॉन्ड N बना रहे होते हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा C डबल बॉन्ड N Z, और कार्बन अगर तो एल्डिहाइड है तो एक हाइड्रोजन और एक कार्बन चेन होगी, और अगर कीटोन है तो दोनों तरफ हमारे कार्बन चेन होगी। हाँ, तो इस वाले में प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड N Z। यस, हाँ, अब इस प्रोडक्ट को बनाने का एक शॉर्ट ट्रिक भी है। आपको जब भी, जैसे आपके एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे रिएजेंट्स दिए हुए हैं जहां पर आप जेड की वैल्यूज को चेंज करते रहोगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो चेंज होता रहेगा। अब आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है इसको जल्दी से प्रोडक्ट बनाने की, जो आपकी मेंस में बहुत हेल्प करती है, लेकिन एडवांस में करने के लिए आपको प्रॉपर मैकेनिज्म आना चाहिए। यहाँ पर ऐसा होता है कि जो हमारा NH2 है वो जो उसमें 2 हाइड्रोजन है और जो C डबल बॉन्ड है उसमें एक ऑक्सीजन है। आप उस वाले बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के साथ एक 2 हाइड्रोजन को डिहाइड्रेट कर देंगे तो वहां पर C डबल बॉन्ड N आ जाएगा और यहाँ से आपका फाइनल प्रोडक्ट का जो ट्रिक है वो आ जाएगा कि आप फाइनल प्रोडक्ट को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यस। तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है HCl। यहाँ पे भी साइनाइड प्रेजेंट है, तो वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो वो भी क्या करता है, जो हमारा C डबल बॉन्ड होता है उस पर अटैक करता है, सेम O माइनस बनेगा और उस O माइनस को हमारा हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, उसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रेट, जो कि होगा CH3C एंड फिर OH, नीचे साइनाइड और एक हाइड्रोजन है ही। अगर कीटोन होता तो वहाँ एक कार्बन चेन होती। हाँ, इसके बाद वाला जो हमको दिया हुआ है वो हमको एक अल्कोहल दिया हुआ है। अब आप एक बार के लिए कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पर अल्कोहल और एल्डिहाइड का रिएक्शन क्या होगा, लेकिन आप अगर बिल्कुल बेसिक से जाएं तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास इसमें अल्कोहल के में लोन पेयर होते हैं और वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक दे सकते हैं C डबल बॉन्ड O पर, जो कि ऐसे कुछ होगा। सेम जैसे हमने NH2Z में नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक करवाया था। हाँ, तो इसमें अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर OCH3 अटैच हो जाएगा और अभी आपको पता है कि हमको एसिड दिया हुआ है साथ में रिएक्शन के, जो कि हमारे ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और OH2 प्लस बनाएगा, जो कि बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके मिक्सचर में अभी भी आपके पास अल्कोहल प्रेजेंट है और अल्कोहल प्रेजेंट है तो वो जरूर फिर से अटैक करके हमारे पास OCH3 दोबारा लगा देगा, जो कि हमारा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इसको हम बोलते हैं एसिटल। तो इस मैकेनिज्म में एक इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि हमें हमारे टाइम पे सर ऐसे बोलते थे कि अगर आपको ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करनी है ना तो आपको पूरे रिएक्शन मिक्सचर के बारे में सोचना होगा। तो यहाँ पूरे रिएक्शन मिक्सचर के बारे में अगर सोचा होगा तभी आपको ये क्लिक करेगा कि हमारे पास हमारे मिक्सचर में H प्लस भी प्रेजेंट है, तो ही तो वो OH पे अटैक करके OH2 प्लस बना रहा है, जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। एक हमारे पास अल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल है जो फिर से अटैक कर सकता है, तभी हमारी रिएक्शन आगे जा रही है। और एक हम क्या करते हैं, जो एसिटल्स होते हैं ना उनको एज अ प्रोटेक्टिव ग्रुप भी यूज करते हैं। हमारी जो रिएक्शन होती है ना उसमें जो एसिटल बन रहा है तो हमारा जो एसिटल होता है वो एज अ प्रोटेक्टिव ग्रुप यूज किया जाता है। हाँ, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जैसे कि एडवांस वाले क्वेश्चंस या फिर बहुत अच्छी बुक्स में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको कई जगह स्पेसिफाई किया जाता है कि आपको कोई स्पेसिफिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करना है, कोई स्पेसिफिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करना है। तब आप उस जो भी एल्डिहाइड या कीटोन का आपको C डबल बॉन्ड O दिया जाता है वहां पर आप एसिटल ग्रुप बनाकर CH3OH या भी किसी भी अल्कोहल के साथ आप वहां पर एसिटल ग्रुप बना देते हैं और उसके बाद फर्दर ऑक्सीडेशन करवाकर आप वहां पर हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, जिससे कि वो चीज ब्रेक हो जाती है और हमारा डिजायर प्रोडक्ट हमको मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट आएगा CH3 C OCH3 एंड H।
हाँ, अब इसके बाद आपको नेक्स्ट रिएजेंट क्या दिया हुआ है, एक एजी का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और एजी जो अपने कॉम्प्लेक्स में जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके बाद वाला रिएजेंट आपको CU2+ दिया हुआ है, तो एजी, CU, PB, HG, PT इन सबसे आपको एक ही चीज याद आती है कि ये कलन के नाम पे मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जो हमने आपको रिएजेंट दिए हैं वो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इनके केस में जब एल्डिहाइड से आ जाएगा तो वो एसिड बन जाएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 COOH। COOH। हाँ, अब अगर यहाँ पे कीटोन होता तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते, जो भी हमारे मेटल हमको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो टेस्ट होते हैं ये हमारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में होते हैं। जो पहला वाला रिएजेंट है वो हमारा टॉलरेंस टेस्ट का रिएजेंट होता है, जो दूसरा वाला रिएजेंट है वो बेनेडिक्ट या फेलिंग्स टेस्ट का रिएजेंट होता है। अब हमने आपको रिएजेंट क्यों दे दिए नाम के साथ, क्योंकि कई बार आपसे पूछा जाता है कि टॉलरेंस टेस्ट के थ्रू क्या आता है, लेकिन आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि टॉलरेंस टेस्ट में या फिर बेनेडिक्ट या फेलिंग टेस्ट में एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है, एक्चुअल ऑक्सीडेशन होता कैसे है। तो यहाँ पर आपको आपका जो ऑक्सीडेशन होता है टॉलरेंस टेस्ट में वो Ag+ के थ्रू होता है और बेनेडिक्ट या फेलिंग्स टेस्ट में Cu+2 के थ्रू होता है। अब इसमें आपका एक होमवर्क है कि इन तीनों में से किसी एक टेस्ट में एरोमेटिक एल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं या फिर ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। आपको वो कमेंट में बता के जाना है कि ये कौन सा टेस्ट है जिसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड्स पॉजिटिव टेस्ट शो नहीं करते। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएजेंट है हमारा जिंक Hg एंड HCl। तो जिंक और HCl तो ये एक तरीके से मेटल प्लस एसिड का कंपोजिशन है। तो मेटल प्लस एसिड जनरली शो करता है हमारा रिडक्शन, क्योंकि अगर हमारे पास मेटल है तो वो क्या चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा और जिंक तो Zn+2 में ज्यादा स्टेबल भी होता है। तो अगर ये रिडक्शन कर रहा है तो हमारे एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा, बट रिडक्शन तो हमने LiLH4 से भी किया था। बट यहाँ क्या होगा, जिंक HgHcl में सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, वो ज्यादा इंटेंसिटी से रिडक्शन करते हैं। तो दैट मीन्स जो हमारे पास रिडक्शन से अल्कोहल बनेगा वो उसको भी रिड्यूस करके एल्केन में भेज देंगे, जिससे यहाँ प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3CH3। अब ऐसे जो सेम सेकंड रिएक्शन है उसमें NH2NH2 है इन OH-, तो वहां पे भी क्या होता है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करता है और हमारा प्रोडक्ट आता है CH3CH3। अब आपको ये सोचना है कि ये रिड्यूस कैसे कर रहे हैं, लाइक जो हमारे रिएजेंट्स हैं उनका फंक्शन को सोचना है कि कैसे वो इतना स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कर रहे हैं। अब इन दोनों रिएक्शन में जो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी होती है वो ये कि ऊपर वाली रिएक्शन है HCl में, उसमें एसिड प्रेजेंट है और उस रिएक्शन का नेम होता है क्लीमेंजन रिएक्शन। तो उसमें एसिड अगर प्रेजेंट है तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी एल्डिहाइड की चेन होती है उसमें कोई ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए जो एसिड से रिएक्ट कर जाए। दैट मीन्स एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए। जस्ट एग्जाम्पल लें तो OH होता है, अगर हम OH हमारी चेन में है तो वो HCl से रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि H+ सबसे पहले OH पे अटैक करेगा। तो वहां पे क्या होगा, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी साथ में हो रही होगी रिडक्शन की। तो लेकिन हमें सब्सटीट्यूशन नहीं करवानी है, सिर्फ रिडक्शन करवाना है। तो हम उस रिएक्शन के लिए हमारा सेकंड रिएजेंट यूज करेंगे जिसमें हमारे पास बेस है। अब बेस तो OH पे अटैक नहीं करेगा, तो वो यूज करके हम रिएक्शन को फॉरवर्ड जाएंगे। ऐसे अगर सेकंड वाले की बात की जाए NH2NH2, वो होता है वुल्फ किश्नर का रिएजेंट, उसमें बेस प्रेजेंट है। तो हमारी जो एल्डिहाइड की चेन है उसमें बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं होने चाहिए, जैसे कि हलाइड्स। अगर हलाइड्स प्रेजेंट होंगे तो वो OH से सब्सटीट्यूट हो जाएंगे। तो जनरली क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि आपको एक एल्डिहाइड की चेन दी जाएगी और ये पूछा जाता है कि कौन सी रिएक्शन हमें प्रेफर करनी है। तो उसमें आपको यही देखना है कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप है या बेस सेंसिटिव ग्रुप है। जो ग्रुप है उसके अपोजिट रिएक्शन यूज की जाएगी। हाँ, तो इन दोनों में से आपको ये देखना था कि कौन से वाली रिएक्शन कब यूज होगी। बहुत अच्छे क्वेश्चन में आपको ये दोनों रिएजेंट दिए होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि कौन सी रिएक्शंस प्रेफर्ड होगी, तब आपको ये चीज देखनी है कि किसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं है या किसमें बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं है। अब जो नेक्स्ट वाला रिएजेंट है वो हमको रेड फास्फोरस और HI दिया है। अब रेड फास्फोरस और HI आपको पता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट क्यों होता है, HI है स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+ और I- देगा। अब H+ है मतलब रिडक्शन होगा। अब इसमें एक और चीज है कि I- जो हमारा है वो दूसरे I- के साथ रिएक्ट करके I2 बना लेगा, जिससे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे सोल्यूशन में मिल जाएंगे। H+ है 2 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब रिडक्शन तो होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन रिडक्शन फर्दर कैसे होगा, कैरिड आउट कैसे होगा रिएक्शन। ये रिएक्शन में जो हमको रेड फास्फोरस दिया हुआ है वो आयोडीन के साथ Pi3 कॉम्प्लेक्स बना लेगा और Pi3 जब बना लेगा तो हमारे पास 2 आयोडीन के यूज होंगे, जैसे कि ये है phosphorus plus 2I2 gives Pi3 plus I-। यहाँ से हमें फर्दर I- रिगेन हो गया और इससे कि जो हमारा फर्दर रिएक्शन है वो आगे चलेगा, जिससे कि हमारा रिडक्शन प्रोसेस फर्दर आगे चलता रहेगा।
इसलिए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होगा और यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट आएगा CH3CH3। ओके, तो ये फॉस्फोरस वाली जो रिएक्शन होती है तो हम इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, तो वहां से ज्यादा रिलेट कर सकते हो। हाँ, नेक्स्ट वाला हमको दिया है D+ और D2, तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? इसमें D+ को वैसे ही सोचना है जैसे हम H+ को सोचते हैं। H+ क्या करता है, H+ ऑक्सीजन पे अटैक करता है, वैसे ही यहाँ D+ क्या करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स पे अटैक करेगा और वहां पे OD+ बन जाएगा, बट ऑक्सीजन प्लस रखना नहीं चाहता है तो वो C डबल बॉन्ड O वाला एक बॉन्ड तोड़ देगा और वो कार्बन को प्लस दे देगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। अब क्या हमारे पास एसिड प्रेजेंट है, तो एसिड में जब भी हमारा कार्बोकेटाइन बनता है तो हम E1 से एलिमिनेशन करवा देते हैं, तो यहाँ अगर एलिमिनेशन होगा तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CODH। ठीक है, यहाँ एक्चुअल H+ प्रेजेंट नहीं था, अपने पास D+ था, तो बिहेवियर सेम था कि एसिडिक मीडियम है, इसलिए हमने एलिमिनेशन करवाई। तो ये जो प्रोडक्ट बना, अब एसिड की प्रेजेंस की वजह से टाउटोमेरिज्म हो सकता है, और ये वाली चीज भी, क्योंकि टाउटोमेरिज्म जो होता है ना वो बहुत क्वेश्चंस में फंसाता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि ये भी पॉसिबल है। बट अगर आप रिएक्शन मिक्सचर के बारे में सोचो, अगर एसिड प्रेजेंट है तो टाउटोमेरिज्म होगा, तो यहाँ अगर होगा तो क्या होगा, तो हमारा जो एक ड्यूटेरियम है वो अल्फा कार्बन पे अटैच हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा CH2D CHO। तो ऐसे ये रिएक्शन 2 टाइम्स होती है, तो जब वो 2 टाइम होगी तो जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा CD3CHO। और इस रिएक्शन को हम ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन्स होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स, वो सभी ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाते हैं। अभी इस वाले रिएक्शन में तो आप प्रेडिक्ट कर पाए कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन चेंज हो जाएगा, D3 CH3CHO से CD3CH हो जाएगा। लेकिन आपको पता है, आपको जब एडवांस में क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छी बुक से जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इन जो भी हमारे ये होते हैं रिएजेंट के साथ PNC होता है, मतलब H+H2 होता है या D+H2 होता है, H+D2 होता है, तब आपको ये मैकेनिज्म आना चाहिए कि कैसे रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करती है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, CD3CH। तो वो अब आपका होमवर्क है कि आप उन पे थॉट दोगे कि फर्दर रिएक्शन कैसे कैरी आउट होती है। हाँ, इसके बाद हमको OH- दिया हुआ है कंसंट्रेटेड। यहाँ पर 2 रिएक्शंस होती हैं OH- के साथ, एक होती है एल्डोल रिएक्शन, एक होती है कैंजाइम। एल्डोल कब होती है, जब हमारे पास जो C डबल बॉन्ड होता है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, जो कि इस केस में हमारे पास है। अब इसके बाद क्या होता है कि कैनिजारो कब होती है कि जब हमारे जो C डबल बॉन्ड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो अभी हमारे पास क्या होगी, एल्डोल रिएक्शन होगी, जिसका मैकेनिज्म क्या होता है, अभी जैसे हमको OH- दिया हुआ है जो कि बेस है, और अभी हमारे जो C डबल बॉन्डों के साथ जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, तो मतलब यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और CH2- CHO बन जाएगा। अब हमारे पास सोल्यूशन में पहले से एल्डिहाइड प्रेजेंट था जिसके ऊपर डेल्टा प्लस है C डबल बॉन्डों के पास, तो यहाँ पर जो CH2- है वो फिर से अटैक करके C डबल बॉन्डों पर ये ऐसा करके कुछ प्रोडक्ट बना लेगा कि तभी यहाँ पर O- आएगा, फिर वो जो हमारे कहाँ से, फिर वो कैसे न्यूट्रलाइज होते हैं। तो जैसे हमने NH2Z में डिस्कस किया ना कि वो अटैक करता है, C डबल बॉन्ड ब्रेक करके O- बनाता है, तो क्या होगा, वहां से O- बनेगा और H आके उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। अब ये H कैसे आएगा, हमने जनरली जो एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शंस होती हैं उनमें जो हमारा बेस होता है वो एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, तो अगर वो एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो वो लास्ट में रीगेन होना चाहिए। तो हमने स्टार्टिंग में जो H+ लिया है एल्डिहाइड से, उससे हमारे पास वाटर बना, OH- ने H लिया तो वो वाटर बना, अब उसको लास्ट में रीगेन करना है तो वो H+ दे देगा और OH- हमारा रीगेन हो जाएगा, जिससे हमारा ये प्रोडक्ट और ये जो ये प्रोडक्ट बना है, अगर आप उसको फर्दर हीटिंग कर दो इसके साथ तो ये कंडेंस हो जाएगा और एल्डोल कंडेंसेशन वाली रिएक्शन हो जाएगी। अभी इस चीज को एल्डोल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप CHO वाला प्रेजेंट है और COH मतलब अल्कोहल वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तो मतलब एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल इक्वल टू एल्डोल। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ये ऐसा आएगा क्योंकि हमने हमारे क्वेश्चन में हीटिंग नहीं दी हुई। अब आपका ये होमवर्क है कि आप कैनिजारो वाली रिएक्शन रिवाइज करके उसका मैकेनिज्म का जो मेन पॉइंट होता है वो उसमें कमेंट बॉक्स में डाल के देंगे। अब जो नेक्स्ट वाला रिएक्शन है वो I2 और NaOH का रिएक्शन दिया हुआ है हमको। I2 और NaOH का रिएक्शन आपको एक नेम रिएक्शन की याद दिला रहा होगा, जो कि है हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें भी जो ये बेस होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन ले जाता है और CH2- CHO बन जाता है। अब हमारे पास I2 रिएक्शन में प्रेजेंट है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो जो कि यहाँ पर जो CH2- है वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल पे अटैक कर देगा और फर्दर जो एक आयोडीन है वो वहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा CH2ICHO। अब ये रिएक्शन 2 टाइम और होगा इसके बाद, मतलब जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है उतनी बार होगा, पर इसमें इस वाली रिएक्शन में एक कंडीशन होती है कि हमारे पास मिथाइल कीटोन होना चाहिए।
मतलब अभी हमारे पास एल्डिहाइड है, उसमें भी मिथाइल कीटोन होता है, लेकिन इस रिएक्शन की स्पेसिफिक कंडीशन ही ये है कि यहाँ पर मिथाइल कीटोन होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास मिथाइल कीटोन नहीं होगा तो ये रिएक्शन में हमें फर्दर जो आगे रिएक्शन हो रही है उसमें हमें फर्दर हमारे पास CH3 रिलीज होता है। अगर हमारे पास तीन हाइड्रोजन होंगे ही नहीं जिससे तीन हाइड्रोजन अटैच होकर हेलोफॉर्म बना पाए, तो हमारे पास फर्दर रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। इसलिए यहाँ पर मिथाइल कीटोन इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब इसके बाद ये दो बार और होगा। उसके बाद जो हमारा बेस है उसमें ऐसा होगा कि जो हमारा CI3 होता है वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। अब जो OH माइनस है वो यहाँ पर SNAE रिएक्शन के थ्रू सी डबल बॉन्ड ऊपर अटैक करके यहाँ पर एसिड बना देगा। अब क्योंकि हमारे सोल्यूशन में बेस ऑलरेडी प्रेजेंट है और क्योंकि हमारा जो एसिड है उसमें OH के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तब जो बेस है वो उसका एसिडिक हाइड्रोजन ले जाएगा और यहाँ पर एसिड का सॉल्ट हमें मिलेगा। क्योंकि जब भी एसिड बेस रिएक्शन को मौका मिलता है वो हो जाती है, क्योंकि वो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। हाँ, और इसमें एक चीज आपको और याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर CHI3 बाद में एज अ साइड प्रोडक्ट निकल जाता है, इसलिए आपके जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें हमेशा एक कार्बन कम होता है एज एन फ्रॉम एन इनिशियल रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास HCO माइनस प्रोडक्ट आएगा। और इसमें आपको याद रखना है कि जब तक आपको लास्ट में एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं दी हो तब तक आपको एसिड के सॉल्ट को ही एज अ फाइनल आंसर मार्क करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, HCO, क्योंकि हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस नहीं दी हुई है तो यहाँ पर एसिड का सॉल्ट ही आएगा और साइड प्रोडक्ट आएगा CHI3, जिसको हम आइडोफॉर्म बोलते हैं। तो नेक्स्ट रिएजेंट है अपना KMnO4। तो KMnO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो एल्डिहाइड है तो उसका ऑक्सीडेशन करके फर्दर हमारा एसिड बनता है। बट अगर यहाँ पे हमारा कीटोन होता तो कीटोन फर्दर ऑक्सीडेशन में नहीं जाता है। तो यहाँ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COOH। तो हाँ, अब ये वाला जो माइंड मैप था उसमें काफी सारी ऐसी रिएक्शंस थी जो बहुत ज्यादा मैकेनिज्म डिपेंडेंट थी। तो आपका ये होमवर्क है कि आप सारी रिएक्शंस के मैकेनिज्म को रिवाइज करके आएंगे। हाँ जी, आज हम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिस्कस करने वाले हैं। और ये वाला जो रिएजेंट होता है ना, एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, क्योंकि जितने चैप्टर्स अभी तक हमने कवर किए हैं, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल्स, कार्बोनाइल्स, उन सभी में ये कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रहा होता है और इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी हम वो सारी रिएक्शंस को रिवाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी आपको माइंड मैप दिया जाएगा, आपको खुद से पहले सॉल्व करना है। फिर जब हम डिस्कस कर रहे होंगे आपको अपनी अप्रोच मैच करनी है और अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन में बता के जाना है। तो अभी करते हैं शुरू। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमारे पास क्या होता है, RMGX होता है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में बॉन्ड होता है, जिसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। और जो मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं वो आयनिक होते हैं। उसमें भी अल्कली मेटल्स वाले प्योर आयनिक कैरेक्टर रखते हैं, बट अल्कलाइन वाले लेस आयनिक होते हैं। तो यहाँ पे वैसे एक्चुअल में होता ये है कि ये पूरा आयनिक नहीं होता है, तो हम इसको प्रॉपरली CH3 माइनस और MgX प्लस में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन रिएक्शंस के लिए हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि प्रॉपर ब्रेक हो जाएगा आयनिक फॉर्म में और ये CH3 माइनस की फॉर्म में एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो JEE लेवल तक बस यही चीज इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम RMGX को एज अ न्यूक्लियोफाइल बहुत रिएक्शंस में यूज कर रहे होते हैं। तो अभी अगर शुरू करें तो फर्स्ट रिएक्शन CO2 के साथ है। हाँ, तो पहला रिएजेंट हमको CO2 दिया है। अब CO2 में क्या होता है, दोनों साइड डबल बॉन्ड O होता है। अब डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा कि जो हमारा कार्बन है वो उसके पास डेल्टा प्लस हाई हो जाएगा, जो हमारा CH3 माइनस है उसमें माइनस है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा कार्बन पर। तो अगर कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो कुछ ऐसा होगा, डबल बॉन्ड ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। और अभी हमारे नेक्स्ट स्टेप पे हमको क्या दिया हुआ है, हाइड्रोलिसिस दी हुई है। तो ये जो हमारे पास एसिड का सॉल्ट है वो हमारे फर्दर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये एक तरीके से एसिड की प्रिपरेशन की रिएक्शन भी होती है। तो अभी आगे चलते हैं। आगे हमें O2 दिया है जिसमें O डबल बॉन्ड O होगा, उसमें भी सेम अटैक होता है और O डबल बॉन्ड O जो होता है वो ब्रेक कर जाता है। तो उसमें क्या होता है, फिर O सिंगल बॉन्ड O माइनस बनता है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली क्या होती है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा O माइनस O CH3। अब इसमें क्या है कि ऑक्सीजन में जहाँ नेगेटिव है वहाँ 3 लोन पेयर्स होंगे ऑक्सीजन के पास, जो आप फॉर्मल चार्ज के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो। और जो हमारा CH3 के साथ ऑक्सीजन है उसके पास सिर्फ 2 लोन पेयर्स होंगे। तो अगर 2 लोन पेयर्स हैं और 3 लोन पेयर्स है और सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें एक चीज ये ध्यान में रखी जाती है कि ये जो बॉन्ड है वो स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन होती है। यही एक रीजन होता है कि जो पेरोक्साइड बॉन्ड्स होते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं और वो इजीली ब्रेक कर जाते हैं, क्योंकि वहां पे लोन पेयर रिपल्शन होता है। तो
तो यहाँ क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और हमें मिलेगा नेसेंट ऑक्सीजन और CH3O-। नेसेंट ऑक्सीजन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि जब O2- होता है तब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होता है। तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और RMGX में या CH3MGX में हमारे पास CH3- है जो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, तो वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक और मॉलिक्यूल बनता है CH3O-। तो आगे हमें सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस दी गई है, तो H+ आएगा, O- को न्यूट्रलाइज कर देगा और प्रोडक्ट बन जाएगा अल्कोहल, दैट इज CH3OH। हाँ, अभी हमको नेक्स्ट रिएक्शन क्या दी हुई है, RCHO। अब RCHO वाली रिएक्शन बिल्कुल वैसे प्रोसीड करेगी जैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड में रिएक्शन प्रोसीड करी थी, यानी कि सी डबल बॉन्डों पर अटैक होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका होमवर्क है कि आपको बता के जाना है कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट आएगा फाइनल। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा RCN। इसमें भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अगर बॉन्ड है तो कार्बन पे डेल्टा+ होगा। यहाँ पे भी CH3- अटैक करेगा और जो नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड है वो टूट जाएगा और N पे माइनस आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें दी गई है हाइड्रोलिसिस, H+ गिवन है। तो क्या होगा, पहले स्टेप में तो जो हमारा N- है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड NH और CH3 जो कार्बन पे अटैच हुआ। हाँ, तो अभी क्या होगा, फर्दर हाइड्रोलिसिस हो सकती है, क्योंकि अगर सॉल्यूशन मिक्सचर के बारे में सोचोगे तो हमारे पास H+ इन वाटर प्रेजेंट है। तो अब क्या होता है, फर्दर जो हमारा H+ है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर पे अटैक करता है। नाइट्रोजन पे अगर प्लस आ जाता है तो वो बॉन्ड ब्रेक कर लेता है कार्बन के साथ, और फिर कार्बन पे जो भी चार्ज आएगा वो OH जो है वो न्यूट्रलाइज कर देगा। तो उससे होगा क्या, जो प्रोडक्ट होगा वो RC पे 2 OH आ जाएंगे और एक CH3 है। अब अगर 2 OH हैं तो वाटर रिलीज होता है और RC डबल बॉन्ड O CH3 जो है वो प्रोडक्ट बनेगा, और जो साइड प्रोडक्ट होगा वो NH3 होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हुआ हाँ, कीटोन और अमीन। अभी अगर हमारे पास डायरेक्ट साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होती तो फिर हमारे पास क्या आता प्रोडक्ट में, तीनों नाइट्रोजन के जो तीनों बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते और OH आ जाता, जिससे कि हमारे पास एसिड हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट। तो अगर हमको एसिड फाइनल प्रोडक्ट नहीं लाना है तो फिर हम ग्रिग्नार्ड यूज कर सकते हैं बीच में रिएक्शन के, जब भी हमें साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करना होता है। तो यहाँ से हमारे पास कीटोन और अमोनिया आ जाते हैं प्रोडक्ट में। अभी हमको नेक्स्ट रिएक्शन क्या दी हुई है, RC डबल बॉन्ड O OC2H5। ये हमारा एक एसिड का डेरिवेटिव है। यहाँ पर कैसी रिएक्शन होगी, यहाँ पे भी डेल्टा+ होगा, कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। हाँ, तो यहाँ पर CH3- अटैक करेगा कार्बन पर, जिससे कि ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास जो ये C डबल बॉन्ड O वाला बॉन्ड होता है वो कार्बोनाइल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो आसानी से टूटना नहीं चाहता है। तो जब यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा वो फिर से रिस्टोर करना चाहेगा अपना बॉन्ड, और वो यहाँ पर पॉसिबल इसलिए हो पाएगा क्योंकि हमारे पास जो OC2H5 वाला बॉन्ड है वो लीविंग ग्रुप, ये OC2H5 वाला जो मॉलिक्यूल है वो लीविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर सकता है और यहाँ पर ये रिमूव हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, RC डबल बॉन्ड O CH3 और C2H5O-। और जो ये हमारा मैकेनिज्म था इसको हम SNAE मैकेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हमने सब्सटीट्यूशन या एडिशन एंड एलिमिनेशन किया। पहले CH3- का एडिशन हुआ है और उसके बाद एलिमिनेशन हुआ है लिविंग ग्रुप का। हाँ, और अभी हमारे पास फर्दर हाइड्रोलिसिस दिया हुआ है हमको, तो जो C2H5O- वाला प्रोडक्ट है वो हमारे पास फर्दर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, और एक चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है कि ये इस पे भी डिपेंड करता है कि ग्रिग्नार्ड के कितने मोल्स हमें दिए गए हैं रिएक्ट करने के लिए। ये तो अगर हमने 1 मोल यूज किया तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हमें फर्दर दिया जाता कि एक और मोल है हमारे पास ग्रिग्नार्ड का, तो फिर से अटैक होता है न्यूक्लियोफिलिक, जैसे हमने एल्डिहाइड में करवाना है वैसे ही कीटोन पे होता है और फर्दर रिएक्शन जाती है। हाँ, और जनरल केस में जब हमें मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेंशन नहीं किया जाता है तो फिर हम उसको अज्यूम करके चलते हैं कि वो 1 मोल हमको दिया गया है। तो अभी अगर हमारी नेक्स्ट रिएक्शन देखें तो ये RCl है। अब ग्रिग्नार्ड जो हमारा होता है वो SN2 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो तो आपका होमवर्क है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल केस ये होता है कि अगर हमारा जो एल्काइल हैलाइड है वो हमारे पास कायरल होता है, यानी कि उसके हमारे पास डिफरेंट आइसोमर्स प्रेजेंट हो सकते थे R और S वाले। तो हमारे पास एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके बीच की उनका बीच का रिलेशन क्या होगा, कि वो डायस्टीरियोमर्स हैं और इनैंशियोमर्स हैं, क्या है। तो यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन ये बन पाता है कि अगर हमारे पास कायरल अल्काइल हैलाइड है तो फिर आपको ये याद रखना है कि अगर हमारे पास कायरल है तो जो SN2 मैकेनिज्म होता है उससे बैक साइड अटैक होता है, जिसकी वजह से इन्वर्जन होता है कॉन्फ़िगरेशन में। तो फिर आप उससे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास जिस भी कार्बन पर अटैक होगा ग्रिग्नार्ड का, उस कार्बन पर हमारे पास इन्वर्जन हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट आपका होमवर्क है, आप कमेंट में बता के जाएंगे कि इसका प्रोडक्ट क्या है।
अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो इपोक्साइड है। हाँ, अब इपॉक्साइड का रिएक्शन भी सिमिलर काइंड का होता है। यहाँ पर भी सेम चीज है कि कार्बन पर डेल्टा प्लस है क्योंकि ऑक्सीजन से बॉन्डेड है वो। तो हमारा ग्रिग्नार्ड यहाँ पर भी अटैक करेगा। अब क्योंकि ये वाला जो इपॉक्साइड हमको दिया हुआ है वो बहुत ही सिमेट्रिक है, तो यहाँ पर किसी भी कार्बन पर अटैक हो सकता है ग्रिग्नार्ड का। बट अगर हमारे पास जो हमारे पास इपॉक्साइड होता वो सिमेट्रिक नहीं होता, तो फिर क्या होता है कि क्योंकि ग्रिग्नार्ड SN2 के साथ अटैक करता है, बैक साइड अटैक होता है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे पास लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइट होगी कार्बन की, उस पर अटैक होगा। और वो अटैक कैसे होगा? बैक साइड अटैक होगा। तो यहाँ पर तो क्या होगा कि यहाँ पर सिमेट्रिक है, तो हम किसी भी कार्बन पर अटैक करवा सकते हैं। और एक और चीज ध्यान में ये रखनी है कि इपॉक्साइड का एक ड्राइविंग फोर्स ये है कि 3 मेंबर रिंग है। तो 3 मेंबर रिंग में क्या होता है, एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है, तो वो हमेशा अगर उसको ब्रेक करने का मौका मिलता है तो ब्रेक हो जाती है। इसलिए एक ये ड्राइविंग फोर्स है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और ये प्रोडक्ट हाँ, बन तो जाएगा। इसका प्रोडक्ट ये होगा। CH3 हाँ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो ध्यान में रखना है, वो ये है कि ग्रिग्नार्ड एज अ बेस भी काम कर सकता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है। बट अगर इसको चॉइस दी जाए कि ये किस चीज को प्रायोरिटी पे रखेगा, तो वो बेस को रखता है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शंस जो होती है वो फास्ट रिएक्शंस होती है। तो बहुत बार क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि जो मॉलिक्यूल होता है उसमें एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि पहले ग्रिग्नार्ड एज अ बेस एक्ट करता है, उसके बाद वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। और अगर हमें मोल्स डिफाइन कर दिया कि हमारे पास एक ही मॉल ग्रिग्नार्ड है, तो हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक तो करवाएंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट एसिड बेस रिएक्शन करवा देंगे। जैसे अल्कोहल है, फिनोल है, इसमें हमारे पास क्या है, H+ होता है, तो जैसे CH3MgX जो है वो H+ लेके जाएगा और CH4 बना देगा। हाँ, और इसमें अगर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में हमको ये पूछा जाता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड शुड बी यूज्ड फॉर द फाइनल रिडक्शन प्रोसेस, तो उसमें हमको काउंट करना पड़ता है कि हमारे पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन्स दिए हुए थे और कितनी ऐसी साइट्स हैं जहां पर ग्रिग्नार्ड एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज कर सकते हैं और एज अ बेस यूज कर सकते हैं। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, तो आप पहले वहां पर रिएक्शन कराएंगे क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हमेशा ज्यादा फास्ट होती है। यस, और ये एक ट्रिकी पॉइंट होता है, मेंस के क्वेश्चंस में ये फंसा लेते हैं कि हम बेस का ध्यान नहीं रखते, हम सिर्फ न्यूक्लियोफिलिसिटी को काउंट करके आंसर मार्क करते हैं और वो गलत हो जाता है। हाँ, और इसी सेम रीजन की वजह से हम ग्रिग्नार्ड को ड्राई ईथर में रखते हैं, क्योंकि ईथर इसलिए क्योंकि वहां पर ईथर हमारा जो होता है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, क्योंकि अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता तो उसके पास H+ होता, जिससे कि ग्रिग्नार्ड रिएक्ट कर लेगा और ग्रिग्नार्ड हमारा वेस्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास ड्राई क्यों होता है, क्योंकि वाटर के साथ भी सेम रिएक्शन ग्रिग्नार्ड शो कर सकते हैं, क्योंकि वाटर के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो वहां से भी सेम रिएक्शन हो सकती है। इसलिए हम जब भी मेंशन करते हैं ग्रिग्नार्ड की प्रिपरेशन में, तो हम ग्रिग्नार्ड इन ड्राई ईथर यूज करते हैं, या फिर जब हम रिएक्शंस भी करा रहे होते हैं तो फिर हम RMGX इन ड्राई ईथर यूज कर रहे होते हैं। हम्म आज हम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड अमीन्स रिवाइज करने वाले हैं। तो एक्चुअली एसिड्स एंड अमीन्स में क्या होता है ना, जो रिएक्शंस हमने पहले कर ली हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही होंगी, तो एक तरीके से आपकी रिवीजन भी हो रही होगी। तो यहाँ पे भी आपको माइंड मैप दिया जाएगा, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट करने हैं, और जैसे जैसे हम मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे होंगे, आपको अपने आंसर्स को मैच करके अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में डाल के जाना है। तो अभी करते हैं शुरू। हाँ, तो अभी हमको जो रिएक्टेंट दिया हुआ है वो हमको CH3 C डबल बॉन्ड OH यानी कि एक एसिड दिया हुआ है। साथ में हमको जो फर्स्ट रिएजेंट दिया हुआ है वो हमको SOCl2 दिया हुआ है। SOCl2 हमने एल्काइल हैलाइड्स वाले माइंड मैप में भी देखा था कि ये हमारा एक क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो Cl- होगा वो OH- को रिप्लेस कर देगा और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो CH3COCl आ जाएगा। और CH3COCl की एक खास बात क्या होती है, इसको असाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। जैसे हमने एल्डिहाइड कीटोन्स में डिस्कस किया था ना कि C डबल बॉन्ड O की वजह से कार्बन पे डेल्टा प्लस आता है, तो यहाँ पे क्या होता है, वो डेल्टा प्लस और ज्यादा हाई होता है, क्योंकि जो क्लोराइड है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो डेल्टा प्लस जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, अभी हमको जो नेक्स्ट रिएजेंट दिया हुआ है वो X2 एंड रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो रिएजेंट है वो हमारा HVZ रिएक्शन का रिएजेंट होता है, हेल्बोलर जेलेंस्की। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा C डबल बॉन्ड O होता है उसके अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन होता है उसको रिप्लेस करके X लग जाता है, यानी कि हाइड्रोजन लग जाता है। तो यहाँ से बनता है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन और कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारा X2 होता है वो या तो हमारा Cl2 होगा या Br2 होगा, क्योंकि इन द केस ऑफ ब्रोमीन और आयोडीन या तो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है या रिएक्शन बहुत स्लो हो जाती है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा, CH2X। अब ये जो फास्ट और स्लो का जो भी रिलेशन है ये आपको खुद से सोचना है, ये साइज और उनकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है।
तो नेक्स्ट रिएजेंट पे चलते हैं जो है CH3COOH इन P2O5। तो जो हमारा P2O5 होता है दैट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो वो क्या करता है, वो वाटर रिलीज करेगा। तो यहाँ ये होगा कि जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं हमारे एसिड्स के, उनमें से वाटर रिलीज हो जाएगा। तो जैसे ही वाटर रिलीज होगा तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CO डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको हम एनहाइड्राइड बोलते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा NaOH इन CaO विद हीट। तो इसमें क्या हो रहा होगा कि हमारे पास एसिड प्रेजेंट है एज अ रिएक्टेंट और रिएजेंट में बेस है। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी सबसे पहले, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो जैसे ही एसिड बेस रिएक्शन होगी तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो होगा CH3COO-। इसमें ये होता है कि COO- में से जो CO2 है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, जिसकी वजह से CO2 रिलीज हो जाता है और जो नेगेटिव चार्ज है वो CH3 पे आ जाता है। तो यहाँ CH3- बनता है और CO2 रिलीज हो जाता है। अब हमारे पास वाटर तो है ही प्रेजेंट हमारी रिएक्शन में, तो जिससे क्या होगा, हमारा जो CH3- है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है CH4 में, क्योंकि हमने H+ स्टार्टिंग में ही रिलीज किया था। तो हमारे जो भी मिक्सचर है उसमें वाटर होगा, जहाँ से हमारा वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हाँ, अभी आपको आगे रिएक्टेंट दिया हुआ है CH3OH विद आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें 18 है वो। अब इसमें क्या है कि एल्कोहल वाले माइंड मैप में हमने आपको बताया था कि एसिड के साथ एल्कोहल का रिएक्शन कैसे होता है, जो कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है। अब उसमें भी हमने आपको यही कहा था कि आपका होमवर्क ये है कि इसका मैकेनिज्म आपको रिवाइज करके आना है। तो अभी आपने वो होमवर्क कर लिया होगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आप कमेंट सेक्शन में बता के जाएंगे कि किस वाले प्रोडक्ट में H2O या फिर एस्टर, किस वाले प्रोडक्ट में ऑक्सीजन पर 18 किस वाले प्रोडक्ट पे होगा। जी, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा पहले NH3, फिर है Br2 इन NaOH। तो अब इसमें क्या होगा ना, जैसे हमने फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस की, SOCl2 में क्या था, क्लोरीन सब्सटीट्यूट कर रहा था OH को। तो यहाँ पे भी यही होता है, NH3 सब्सटीट्यूट करता है OH को NH2 से, क्योंकि NH3 अटैक करता है और उसके बाद उस पर 4 बॉन्ड की वजह से प्लस आएगा नाइट्रोजन पे, उसको रिलीज करने के लिए वो हाइड्रोजन रिलीज करता है। अब ये होता है हमारा अमाइड। अब अमाइड में जब भी हम Br2 NaOH ऐड करते हैं तो ये हमारी एक नेम रिएक्शन होती है, दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें हमारा जो CH3CONH2 है उसमें एक C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 है और NH2 भी है। और बेस की प्रेजेंट में अगर एसिड बेस रिएक्शन होगी तो वो होती ही है। जैसे हमने एल्डोल्स में देखा था कि अल्फा हाइड्रोजन हटता है। अब यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन में कंपैरिजन है कि किसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि CH3 C डबल बॉन्ड O NH- बनता है। तो N- जो होता है फिर वो Br के वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करता है। अब वो Br के वैकेंट ऑर्बिटल में अटैक करता है और दूसरा Br रिलीज हो जाता है, तो प्रोडक्ट बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O NH-Br। हाँ, अब इसमें क्या है, अभी भी एक हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है एसिडिक, वो भी हटता है। तो यहाँ बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O NBr-। तो एक हेलोजेंस की ना एक प्रॉपर्टी होती है, अगर उनको कभी भी मौका मिलता है कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लेके रिलीज हो सकते हैं तो वो उस मौके को नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ ये क्या करेंगे, ये N का माइनस लेके रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ Br- रिलीज हो जाता है और हमारे पास बचता है CH3 C डबल बॉन्ड O और नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर्स, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल में 5 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये बनता है। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा नहीं है और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो यहाँ पे आपस में ही मॉलिक्यूल क्या करता है, यहाँ पे जो CH3 है वो कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर देगा और नाइट्रोजन के साथ कार्बन बॉन्ड बना लेगा। तो एक तो ये वाली चीज होगी। अब वो CH3 क्या करता है, वो CH3 दूसरी साइड से आके फिर से नाइट्रोजन से अटैच हो जाता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। अब इसमें आप अगर देखोगे तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड्स होंगे, तो जिससे उसका जो ऑक्टेट है वो पूरा हो जाएगा। तो और जो ये प्रोडक्ट बनता है इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनेट। तो ये जो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होती है, इसमें मेंस में जनरली सवाल पूछा जाता है कि इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो वो इंटरमीडिएट आइसोसाइनेट बनता है। और फिर क्या होता है, अब इसमें बेस प्रेजेंट है तो हाइड्रोलिसिस हो जाती है और जो फाइनल प्रोडक्ट आता है वो आता है CO2 एंड CH3NH2। एक तरीके से ये रिएक्शन प्राइमरी अमीन्स की फॉर्मेशन के लिए यूज की जाती है। हाँ, और इस रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें एक कार्बन कम होता है। तो ये वाली जो ट्रिक है वो बहुत हेल्पफुल होती है आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में पेपर में। और इसमें एक और क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपका जो
ये है कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी स्टोइकियोमेट्री वो मेंस वाले आपसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री क्या यूज हो रही होगी Br2 और NaOH की, तो वो आपका होमवर्क है कि आप कमेंट सेक्शन में बता कर जाएंगे। तो अभी इस वाले का प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3NH2। ऑल्सो जो नेक्स्ट वाला रिएजेंट है वो हमारा LiLH4 है। LiLH4 क्या होता है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और अभी हमने जैसे रिडक्शन स्केल पढ़ी थी तो एल्कोहल, एल्डिहाइड और एसिड, तो क्योंकि हमारा ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, H- के थ्रू रिडक्शन करता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एसिड। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट आएगा, CH3CH2OH। यस, डन। तो अभी हमारा एसिड वाला तो डन हो गया। अब हम चलते हैं अमीन्स पे। अमीन्स में हमें प्राइमरी अमीन दिया गया है CH3NH2 और फर्स्ट रिएजेंट जो है वो है CHCl3 विद KOH। तो ये जो रिएजेंट है ना, ये एक और रिएक्शन में यूज होगा जो हम नेक्स्ट माइंड मैप में डिस्कस करेंगे, तो वहां पे आपको ये लॉजिक याद होना चाहिए। तो यहाँ क्या होता है, अगर बेस प्रेजेंट है और CHCl3 में क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो CHCl3 में से H+ रिलीज हो जाएगा एसिड बेस रिएक्शन की वजह से और CCl3- बनेगा। तो CCl3- जैसे हमने हॉफमैन में डिस्कस किया कि अगर हेलोजन को मौका मिलता है तो वो नेगेटिव चार्ज लेके रिलीज हो जाता है, तो यहाँ पे भी Cl- रिलीज हो जाएगा। तो जो हमारे पास बचेगा वो होगा CCl2 और कार्बन के पास एक लोन पेयर होगा। बट यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो जो यहाँ कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और हमारे अमीन्स के पास तो नाइट्रोजन है जिसके पास लोन पेयर है, तो वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ पे इनकी रिएक्शन होगी एंड फर्दर क्या होगा, एक एक करके जो Cl होंगे कार्बन के वो सभी हट जाएंगे और जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आइसोसाइनाइड, दैट इज CH3N ट्रिपल बॉन्ड C। N पे प्लस आ जाता है, C पे माइनस आ जाता है। अब ये कैसे आता है ये अब आपको खुद सोचना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में Cl को हटाया वैसे फिर से अटैक होगा और एक एक करके Cl हटने वाले हैं। तो ये अब आपको खुद से हाँ पेन पेपर पे एक बार करके देखना है, तभी मैकेनिज्म स्ट्रांग होगा। हाँ, और इसमें जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको अगर प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करना होगा तो आपको वहाँ पे दिया जाएगा कि ये फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है, तो वहां से आप एक बार गेस कर सकते हो कि ये कौन सी रिएक्शन हुई होगी, क्योंकि ये वाला जो रिएजेंट है वो 2 रिएक्शन में यूज होता है, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट माइंड मैप में भी बताएंगे। हाँ, और इस रिएक्शन का नाम होता है कार्बाइलमाइन रिएक्शन। और इसमें प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3NC। यस। हाँ, अभी जो नेक्स्ट रिएजेंट आपको दिया हुआ है वो CH3CHO है। इस कार्बोनाइल के माइंड मैप में हमने आपको बताया था कि NH2Z के साथ CH3CHO की रिएक्शन क्या होती है। अब यहाँ पे हमने Z की वैल्यू को चेंज कर दिया है और CH3 से, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि एक ट्रिक बताई थी जहां पर H2 नाइट्रोजन का और C डबल बॉन्डो का ऑक्सीजन डिहाइड्रेट कर जाता है, लेकिन उस वाले माइंड में हमने आपको मैकेनिज्म के साथ बताया था कि ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। तो आपका ये होमवर्क है कि आप यहाँ पर प्रेडिक्ट करके जाएंगे इसका प्रोडक्ट। यस। इसके बाद हमको जो रिएजेंट दिया हुआ है वो क्या है, एक एल्काइल हैलाइड है। अब एल्काइल हैलाइड वाले माइंड मैप में हमने बताया था कि जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उन पे सब्स्टिट्यूशन इजीली हो जाता है। तो हमारे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे सकता है। तो पहली बार जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा और हैलोजन बाहर हो जाएगा, मतलब X- बाहर हो जाएगा और ऐसा कुछ बनेगा, CH3NHHR+। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज लेके चला जाएगा, तो यहाँ पर CH3NHR आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये क्योंकि हमको RX एक्सेस में दिया हुआ है और अभी भी हमारे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये रिएक्शन तब तक कंटिन्यू होती रहेगी जब तक हमारे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेगा। और फाइनल प्रोडक्ट जो इस रिएक्शन का होगा वो होगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जो कि जिसमें नाइट्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि उस टाइम पर नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। CH3NR3+, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट रिएजेंट है हमारा RCOCl इन पीरिडिन। तो RCOCl हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि इसका डेल्टा प्लस बहुत हाई होता है, तो अगर उसका डेल्टा प्लस हाई है दैट मीन्स वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक देगा और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। तो यहाँ क्या होता है कि RCOCl पे C डबल बॉन्ड O है तो उस कार्बन पे NH2 अटैक करता है। तो जैसे ही NH2 अटैक करेगा, जैसे हमने एल्डिहाइड की रिएक्शंस में देखा था, डबल बॉन्ड टूट के O- बनेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा होता है ना कि C डबल बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग
बॉन्ड होता है, तो अगर कभी भी उसको मौका मिलता है कि वो फिर से रीजनरेट हो सकता है तो वो हो जाएगा। जैसे एल्डिहाइड कीटोन में नहीं मिल रहा था, बट यहाँ वो दोबारा रीगेन होकर सीएल को रिलीज कर सकता है, क्योंकि सीएल एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, तो यहाँ जो प्रोडक्ट हाँ बनेगा वो बनेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2CH3 और Np+, और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, तो नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन का प्लस हट जाएगा। और इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं SN-AE मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें सबसे पहले हमने एडिशन किया न्यूक्लियोफाइल का, और फिर हमने हेलोजन का रिमूवल किया, एलिमिनेशन किया। हाँ, अब आपको डाउट ये आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने पिरिडीन क्यों यूज किया है। अब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर Cl- रिलीज हुआ है, बाद वाले प्रोडक्ट से H+ रिलीज हुआ है। H+ और Cl- मिलकर HCl बना रहे होंगे। पिरिडीन हमारा एक बेसिक कंपाउंड होता है, एसिड प्लस बेस की रिएक्शन होगी तो वो रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएगी। तो पिरिडीन के केस में फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है रिएक्शन में, इसलिए हम पिरिडीन को एज अ बेस इसमें यूज करते हैं। एक चीज और है कि अगर हमारा नाइट्रोजन टर्शरी अमीन होता, मतलब उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता, तो पहली बात तो वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाती, इसलिए वो रिएक्शन वैसे भी फॉरवर्ड टेंडेंसी नहीं रखती। दूसरी की HCl भी रिलीज नहीं होता, इसलिए पिरिडीन भी उस रिएक्शन को फॉरवर्ड नहीं ले जा पाता, इसलिए उस रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती। यस, तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा PHSO2Cl, इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं। इसमें भी रिएक्शन सेम RCOCl की तरह जा रही होगी, बस यहाँ क्या है, यहाँ कार्बन की जगह सल्फर है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है PH, दोनों साइड डबल बॉन्ड होगा और Cl होगा। तो इसमें अब आप सोचोगे सेम चीज, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, S डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर से रीगेन होगा और Cl को रिमूव कर देगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? PH, S डबल बॉन्ड O दोनों साइड और NHCH3। हाँ, और ये जो हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है वो हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है। अब ये यूज कैसे होता है कि जो पहला प्राइमरी अमीन होता है उसमें क्या होता है कि उसमें एक हाइड्रोजन होता है, जिससे कि पहले तो रिएक्शन, दो हाइड्रोजन होते हैं जिससे कि पहले तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, उसके बाद वहां पर हमारा सोल्यूबल कंपाउंड बनता है, जिससे कि, और सेकेंडरी अमीन में क्या होता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड तो जाती है लेकिन वहां पर इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है, और 3 डिग्री के केस में रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाती है। अब ये सॉल्युबल इनसॉल्युबल कैसे देखा? सोल्यूबल इनसोल्यूबल ऐसे देखा कि जैसे एक हाइड्रोजन कम हो रहा है, तो अगर प्राइमरी है तो उसके पास 2 थे तो एक कम हो गया। अब ये सोल्यूबल इनसोल्यूबल हम बेस में चेक कर रहे होते हैं, तो अगर तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा और वो सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन हमारे 2 डिग्री के अंदर एक ही हाइड्रोजन होता है जो वैसे ही रिलीज हो जाएगा जब हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट में उसके पास हाइड्रोजन बचता ही नहीं है, क्योंकि 2 कार्बन चेन होती है नाइट्रोजन के साथ, दैट्स वाई वो इनसोल्यूबल होता है। हाँ, तो अभी आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि हमने सारी की सारी रिएक्शन ऑलमोस्ट पहले पढ़ी हुई हैं, इसलिए ये वाला माइंड मैप इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इससे पिछले वाली रिएक्शन भी सारे रिवाइज हो जाते हैं। तो आपको होमवर्क ये है कि आपको सारे होमवर्क तो ऐसे कर रही हैं और आपको इस वाले माइंड मैप को रिवाइज भी करना है साथ में। यस, और यहाँ से जो भी नई नई चीजें सीखी है, जैसे हमने इसमें SN-AE मैकेनिज्म आज ही डिस्कस किया है, तो इसको आपको एक बार अच्छे से खुद से ड्रॉ करके प्रॉपरली रिवाइज करना जरूरी है, तभी आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। हाँ जी जी, आज हम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ फिनोल एंड एनिलीन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये भी अपनी कार्बन सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें आपको माइंड मैप दिया जाएगा, आपको प्रोडक्ट्स प्रिडिक्ट करने हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म सोचना है, और जब हम चीजें रिलेट कर रहे होंगे आपको अपने आंसर्स को चेक करना है और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बता के जाना है। तो अभी करते हैं शुरू। हाँ, इसमें सबसे पहले हम फिनॉल्स के रिएक्शन को देखेंगे, उसके बाद हम एनिलीन में शिफ्ट करेंगे। हम्म, अब फिनॉल में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है उस पे लोन पेयर होता है, तो वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? शो करेगा प्लस एम इफेक्ट, क्योंकि वो डोनेट कर सकता है अपना, और क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब इसकी वजह से इसके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर डीलोकलाइजेशन हो सकता है, क्योंकि जब हम इसके रेजोनेटिंग इफेक्ट बनाएंगे तो माइनस चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आ सकता है। तो मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो इसके ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पे अटैक करके आगे रिएक्शन को प्रोसीड कराएगा। अब हमारा जो पहला रिएक्शन गिवन है हमको वो ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, और जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो हमको ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O दिया हुआ है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? CH2 और H2O मतलब मीडियम का डिफरेंस है। मीडियम का डिफरेंस कैसे है? क्योंकि CH2 जो होता है वो हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है और H2 होता है वो पोलर सॉल्वेंट होता है। अब क्योंकि H2O है, मोबाइल फेस होगा, तो ब्रोमीन जो होगा हमारा Br+ आयन इलेक्ट्रोफाइल, वो हमारा ज्यादा मोबाइल होगा, जिसकी वजह से वो तीनों पोजीशन पे अटैक कर सकता है, मतलब ऑर्थो, पैरा और जो दोनों ऑर्थो पोजीशन है।
ऐसे। तो हमारा इस वाले केस में जो H2O वाले केस में होगा उसमें हमारा दोनों पोजीशन पे अटैक, तीनों पोजीशन पे अटैक हो सकता है, जबकि इन केस ऑफ Br2 इन द मीडियम ऑफ CH2 वहां पर सिर्फ एक जगह पे अटैक होगा, और उसमें भी फेवरेबल कौन सी होगी, पैरा पोजीशन होगी, क्योंकि जो ऑर्थो पोजीशन पर हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस लग सकता है OH के साथ। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, पैरा पे जो ब्रोमीन लगेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा और माइनर प्रोडक्ट बनता है ऑर्थो वाला। H2O के केस में ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंसंट्रेटेड HNO3 विद H2SO4। तो ये क्या करता है ना, ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है, इनकी रिएक्शन से हमें NO2+ बनता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो हमने देखा कि जो फिनोल रिंग है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि OH+ ग्रुप है और डोनेशन कर रहा है क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। इस वजह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं इनको, है ना। तो यहाँ पे NO2+ अटैक करता है और कंसंट्रेटेड दिया है तो रिएक्टिव ज्यादा होंगे और तीनों जगह NO2 लग जाएगा, तो ये ट्राई नाइट्रिक फिनोल बनता है, ट्राई नाइट्रोफिनोल बनता है और इसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। अब यहाँ आपका ये होमवर्क है कि आप पिक्रिक एसिड की पीके बता के जाओगे। हाँ, अभी नेक्स्ट रिएक्शन हमको दिया है डायजोनियम सॉल्ट के साथ। अब इसमें क्या होता है ना कि आप एक बार एनिलीन की रिएक्शंस पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको ये क्लिक कर देगा कि डायजोनियम सॉल्ट के साथ इसका रिएक्शन कैसे होगा। तो आपका ये होमवर्क है कि जब एक बार हम एनिलीन की रिएक्शंस डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आपका होमवर्क ये है कि आपको इसका प्रोडक्ट बता के जाना है कमेंट सेक्शन में। हाँ, अभी जो नेक्स्ट वाला रिएक्शन हमको दिया है वो O2 और CrO3। हम यहाँ से देख ही सकते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CrO3, या फिर डायरेक्ट ऑक्सीजन से हम इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। तो जो फिनॉल होगा वो अपने मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में चला जाएगा, जो कि होता है बेंजोक्विनोन। अब इसमें एक ये डाउट आ सकता है कि फिनोल में तो एरोमेटिसिटी थी बट हमने रिएक्शन करवा के एरोमेटिसिटी लूज कर दी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, रिएक्शन फॉरवर्ड कैसे जा सकती है। बट उसका ड्राइविंग फोर्स रिएजेंट में है कि हमने ऑक्सीजन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन किया कि वो कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो फॉरवर्ड ही जाएगी रिएक्शन। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट रिएजेंट पे। नेक्स्ट दिया हमें जिंक। तो जिंक क्या होता है, मेटल होता है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या करता है, जो भी हमारा मॉलिक्यूल होता है उसमें से ऑक्सीजन ले जाते हैं, तो यहाँ फिनोल में जो ऑक्सीजन है वो ले जाएगा। दैट मीन्स क्या बनेगा प्रोडक्ट, बेंजीन रिंग बन जाती है आफ्टर रिडक्शन और उसके साथ बनता है ZnO। हाँ, अब इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि जिंक हमेशा अपने ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म Zn+2 में रहना चाहता है, जिसकी वजह से वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन करते हैं, वहां से ऑक्सीजन हटा देते हैं। हाँ, अभी हमको नेक्स्ट वाला रिएजेंट दिया हुआ है NaOH, पहले दिया हुआ है, फिर CO2 दिया हुआ है, फिर उसको हाइड्रोलाइज कर दिया गया है। तो इसमें ऐसा होगा कि सबसे पहले तो जो हमारा फिनॉल है उसके साथ जो रिएक्शन होगा उसमें NaOH दिया है, मतलब बेसिक मीडियम है। अब फिनॉल के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है जो कि ऐसे रिएक्ट करेगा उसके साथ, बेस के साथ, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। हाँ, वो सबसे फास्ट होती है, सबसे पहले वही हो जाएगी। उसके बाद हमको दिया हुआ है CO2, तो सबसे कुछ ऐसा होता है। हाँ, अब यहाँ पर O- Na+ है, तो ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो सकता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो रिएक्शन कार्बन से होगी C- से, या फिर रिएक्शन O- से होगी। अब आपका ये होमवर्क है कि आपको बता के जानना है कि रिएक्शन किस साइड से होगी, क्योंकि C- और O- में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, जो कि C डबल बॉन्डो पे अटैक कर सकता है, क्योंकि C डबल बॉन्डो पर अटैक न्यूक्लियोफिलिक ही होने वाला है, क्योंकि जो हमारा कार्बन है उस पर 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उस पर डेल्टा+ हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ही होना है। तो अब आपका ये होमवर्क है कि आप बताएंगे कि O- से अटैक होगा या C- से। क्योंकि एक से अटैक होगा, फिर जो अगर कार्बन CO2 में कार्बन पे अटैक हो रहा है तो O- बनता है, तो जो हमें थर्ड स्टेप में दिया H+ वो उसी O- को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बता के जाना है। अभी नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी CHCl3 विद NaOH। तो ये हमने अमीन्स में डिस्कस किया था और हमने आपको वहां बोला था कि ये सेम चीज हम फिनोल की रिएक्शंस में भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पे रिएजेंट सेम है, बस रिएक्शन का नेम चेंज हो जाएगा और हमारा मॉलिक्यूल डिफरेंट है। तो होता क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि CHCl3 विद NaOH है, तो CHCl3 में एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो CCl3- बनाता है, और अगर हेलोजन को मौका मिलेगा नेगेटिव चार्ज देके रिलीज करने का तो वो रिलीज करके CCl2 बना देगा, और CCl2 इलेक्ट्रोफाइल होता है। और ऐसे अब आते हैं फिनोल पे, और फिनोल एसिडिक है और बेस प्रेजेंट है तो वो फिर से सॉल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा O- Na+ में। अब यहाँ फिर से वो चीज आएगी कि O- में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर सकता है, तो या तो ऑक्सीजन अटैक करेगा या कार्बन अटैक करेगा। अटैक होगा अब की बार CCl2 पे, तो जैसे ही CCl2 पे अटैक होगा तो वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा CCl2, और CCl2 में
फर्दर हमें NaOH जो है वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगर हमें ऑर्गेनिक के रिएक्शन मैकेनिज्म वाली चीज को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें सॉल्यूशन मिक्सचर के बारे में सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर बेस प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, वो हेलोजेंस को रिप्लेस कर देगा, तो दोनों Cl की जगह 2 OH लग जाएंगे। अब अगर 2 OH लग जाएंगे तो वाटर रिलीज होता है और C डबल बॉन्ड O बन जाता है। रीजन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जो प्रोडक्ट बनता है बाद में अगर इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं फिर हमारा OH आ जाएगा और CHO आ जाता है, तो इस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम सैलिसिलैल्डिहाइड। और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, राइमर-टाइमन रिएक्शन। राइमर-टाइमन। तो एक चीज और भी होती है, वो कभी कभी फंसाने के लिए CHCl3 की जगह CCl4 दे देते हैं। तो उसमें भी अगर आपको मैकेनिज्म पता है आप सोच लोगे, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl रिप्लेस हुए OH से, उस केस में 3 Cl होंगे, वो तीनों रिप्लेस हो जाएंगे, तो प्रोडक्ट में एसिड बनता है और उस एसिड हाँ, उस केस में सैलिसिलिक एसिड आ जाएगी। यस। हाँ, तो अभी हमारी फिनॉल की रिएक्शंस डन हो गई हैं, अब हम एनिलीन पे शिफ्ट कर सकते हैं। जी जी। हाँ, अभी हमने फिनॉल और एनिलीन को साथ में क्यों देखा, क्योंकि दोनों में जो हमारा साइड बेंजीन के साथ वाला रिएजेंट है उस पे एक लोन पेयर्स हैं, तो वहां से वो अपना प्लस एम और माइनस आई शो कर सकते हैं, जो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं। अब जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि HNO3 और H2SO4 से NO2 प्लस हमको इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, तो इस केस में भी वैसे ही होगा। NH2 जो हमारा NO2 प्लस है वो हमारे एनिलीन पे अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, और क्योंकि हमारे पास HNO3 और H2SO4 दोनों है, इसकी वजह से वहां पर तीनों पोजीशंस पे अटैक होगा, क्योंकि कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। हाँ, अच्छा, अब आपका ये होमवर्क है कि आपको बता के जाना है कि अगर हमको सिर्फ एक पोजीशन पे अटैक कराना होता तो फिर हम क्या यूज कर सकते थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट है RCl विद AlCl3। तो ये तो हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन वाली रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, क्लोरीन के जो लोन पेयर्स होते हैं वो एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में जाते हैं और इलेक्ट्रोफाइल बनता है R+, जो कि अटैक करता है। और अभी हमने डिस्कस किया कि एनिलीन में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है ऑर्थो और पैरा पे, दैट मीन्स जो हमारा R ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा और मेजर प्रोडक्ट में बन रहा होगा हमारा पैरा पे और माइनर में बन रहा होगा ऑर्थो पे। ऐसा ही होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो जब यहाँ पे आपके पास एनिलीन है और वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले अट्रैक्टेड होंगे एल्यूमिनियम के ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से RCl वाले जो है वो नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब ये कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में जो प्रोसीजर चलता है रिएजेंट का, वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है क्योंकि एनिलीन इंटरफेयर कर रहा है। तो यहाँ अल्काइलेशन वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। हाँ, तो यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, और हम कभी कभी कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं, लेकिन जनरली जब हम FC एल्काइलेशन वाली रिएक्शन का रिएजेंट लिखते हैं तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास एल्काइल ग्रुप अटैच्ड वाला होता है, इसलिए हम यहाँ पर नो प्रोडक्ट या नो रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर या तो हम यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा NH2 का जो AlCl3 के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो लिख सकते हैं, या फिर हमारे पास नो प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमें दिया H2SO4, तो H2SO4 एसिड होता है और हमारे पास एनिलीन दिया, एनिलीन बेसिक होता है। तो यहाँ पे नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि वो रिएक्शंस बहुत फास्ट होती है। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा? जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो उसका ज्विटरायन बनेगा, पहले तो प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसके बाद एसिड बेस रिएक्शन की वजह से ज्विटरायन बनेगा, जो कि आपका होमवर्क है, बता के जाएंगे कि ज्विटरायन कैसा दिखता है। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा NaNO2 विद HCl। इस रिएक्शन मिक्सचर से जो हमारा रिएक्शन होती है उसके बाद प्रोडक्ट बनता है HONO। तो अब HONO में क्या होता है, OH माइनस होता है और NO प्लस होता है। इसमें जब NO प्लस NH2 के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर रिलीज करता है, और वाटर रिलीज करने के बाद हमारा N2 प्लस बन जाता है, जिसको हम डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। उसको न्यूट्रलाइज हमारा Cl माइनस कर रहा होता है। हाँ, अभी आगे वाली रिएक्शन देखकर हम डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन पे जाएंगे। हाँ, तो अभी हमारा नेक्स्ट रिएजेंट क्या हुआ है, RCOCl AlCl3 के साथ। अभी हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन वाला रिएक्शन है, इसमें भी सेम चीज होगी कि जो हमारा नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो एल्यूमिनियम के वेकेंट ऑर्बिटल की तरफ अट्रैक्टेड होगा, इसकी वजह से ये काइंड ऑफ एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा। और जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, जो कि हमारा एसाइल ग्रुप लग जाएगा, RCOCH3 वाला, वो जो नहीं COR वाला ग्रुप जो लग जाएगा वो नहीं बनेगा, और हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से हम इसमें नो प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं रिएक्शन में। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया Br2 in H2 एंड Br2 in CS2। ये हमने अभी फिनॉल वाली में भी देखे थे। तो यहाँ पे भी पोलर सॉल्वेंट है और नॉन पोलर है, तो यहाँ पे भी वही प्रोडक्ट्स बनेंगे
पोलर के केस में ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट और हमारे नॉन पोलर के केस में मोनोब्रोमो, और उसमें भी पैरा वाला मेजर होता है और अपना ऑर्थो वाला माइनर होता है। क्योंकि इन दोनों में सिमिलैरिटी यही है कि फिनोल में ऑक्सीजन है और यहाँ नाइट्रोजन है, दोनों प्लस एम माइनस आई होते हैं और दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे ज्यादा होती है। हाँ, और ये वाला मेजर क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा NH2 ग्रुप है वो उसके साथ स्टेरिक हिंड्रेंस शो ना हो, इसकी वजह से वो पैरा पोजीशन पर अटैच होना ज्यादा प्रेफर्ड होगा। जी। हाँ, अभी हमारा नेक्स्ट रिएजेंट जो हमारा मेन रिएजेंट N2Cl+ वो हमारा डायजोनियम सॉल्ट होता है, और अब हमारा Ki के साथ उसका रिएक्शन शो हुआ है। अब क्या होगा कि K+ और I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, जो कि जो हमारा N2+Cl- होता है वो हमारा बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो उस पोजीशन पे हमारा I- अटैक N2+Cl- लीव हो जाएगा और I- अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से PHI आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है। हाँ, अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन HbF4 है। अब क्योंकि हम यहाँ पे जो KF वाला नहीं यूज कर सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि जो I- है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, जबकि F- हमारा अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, तो हमें अगर हमको PHF बनाना होता तो हम KI वाला यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने HbF4 यूज किया। अब इसमें आपका होमवर्क है, हमने बोरॉन के साथ क्यों यूज किया फ्लोरीन को, ये आपका होमवर्क है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट वैसे ही आएगा कि N2+Cl- लीव हो जाएगा और जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो PHF आ जाएगा। ठीक है जी, डन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा H3PO2, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और N2Cl में हमें दिख रहा है कि नाइट्रोजन है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अगर हमें रिडक्शन करना है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिलीज करवाते हैं। तो और हमें एक ये भी फैक्टर पता है कि यहाँ पे N2Cl में N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, तो वो लीव तो करना ही चाहता है, तो रिडक्शन करवाएंगे जब भी हम, तो अगर हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिलीज हो जाएगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बेंजीन रिंग बनती है, तो उसका रिडक्शन हो जाता है। ऐसे ही अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया गया है H2O वाटर है, तो वो भी एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, तो वो जब OH- के थ्रू अटैक करता है तो वो भी N2Cl को रिप्लेस करके PHOH बना देगा, मतलब फिनोल बन जाएगा। हाँ, अभी हमारा नेक्स्ट एजेंट Cu2Cl2 दिया है इन द केस इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, उसके बाद हमको CuHCl दिया हुआ है। इन दोनों रिएक्शन में क्या अंतर है? जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसमें हमको कॉपर का सॉल्ट दिया हुआ है और नीचे वाली रिएक्शन में हमको डायरेक्ट कॉपर दिया हुआ है। अब एक चीज और होती है कि इस वाली रिएक्शन में आप ब्रोमीन को यूज कर सकते हो, लेकिन आयोडीन और फ्लोरीन को यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आयोडीन और फ्लोरीन क्योंकि ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं और कम रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स द N2Cl वाला ग्रुप जो होता है, इसलिए हम यहाँ पर कॉपर के सॉल्ट के साथ सिर्फ Cl और Br को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा कि Cl- आएगा और N2Cl को रिलीज करवा देगा और PHCl बन जाएगा। हाँ, तो इसका मेजर डिफरेंस यही है कि हम जब न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी पढ़ते हैं ना कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही होती है अलोंग द ग्रुप, क्योंकि साइज बढ़ रहा होता है, तो उसी की वजह से इनकी रिएक्टिविटी डिफर करती है, तो अलग अलग सॉल्ट की फॉर्म में ये रिएक्ट करते हैं। हाँ, अभी इन दोनों रिएक्शन कुछ स्पेसिफिक नाम होता है, जैसे ये पहली वाली रिएक्शन का नाम होता है सैंडमियर और दूसरी वाली का नाम होता है गैटरमैन। और कभी कभी आपको डायरेक्ट नाम दे सकते हैं, इसलिए पता होना चाहिए। अगर कभी भी ऐसा हो कि कंफ्यूजन हो रहा है कि सॉल्ट वाली सैंडमेयर थी या वो, तो ऐसे याद कर सकते हो कि अगर सॉल्ट दिया है तो वो सैंडमेयर होगा, ऐसे ऐसे से उसको रिलेट कर सकते हो, ऐसे मैं याद रखती थी। तो ऐसे ही गैटरमैन में तो वो दूसरी वाली गैटरमैन हो जाएगी, ऐसे रिलेट हो जाएगा। हाँ हाँ, अभी नेक्स्ट रिएक्शन हमको दी हुई है CuCN और KCN के साथ। अब यहाँ तक आप गेस कर ही सकते हो कि कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है। तो साइनाइड- हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, वो हमारा N2+Cl- को हटा देगा और वहां पे अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा PHCN। हाँ, अभी हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन दी हुई है फिनॉल और एनिलीन के साथ। अब इनकी रिएक्शंस ना बहुत ही यूजफुल रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक डाई की तरह यूज कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि आपके पेपर में आ सकती हैं कि यहाँ पर कौन से कलर की डाई बन रही हो। तो यहाँ हम ऐसा करते हैं ना कि फिनोल तो इनको ऊपर होमवर्क दिया ही है, हम एनिलीन वाली चीज एक्सप्लेन कर देते हैं और फिनोल वाली खुद कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास N2Cl होता है, N2+Cl-, और फिर हमारे को दिया गया है एनिलीन। तो अभी हमने देखा है कि एनिलीन की रिएक्शन क्यों हो रही होती है, क्योंकि एनिलीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और अगर हम डाइजोनियम में देखें तो N2+ है, तो N2+ है, उसमें होता क्या है कि N ट्रिपल बॉन्ड N होता है और नाइट्रोजन पे प्लस आ रहा होता है, नाइट्रोजन पे प्लस है। दैट मीन्स अगर आप फॉर्मल चार्ज को यूज करके इलेक्ट्रॉन्स अगर कैलकुलेट करते हो तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। और हमारा जो NH2 एनिलीन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और ये रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करेगी। तो होता ये है कि पैरा पोजीशन फेवरेबल होगी ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, तो वहां पे N2 हमारा जो डाइजोनियम है वो अटैच हो जाता है। तो ये वाला जो होता है ये हमारा प्रोडक्ट बनता है।
हाँ, अब आपको डाउट क्या आ सकता है कि ये कलर्ड क्यों होता है? अब ये कलर्ड इसलिए होता है क्योंकि इसमें ना कॉन्जुगेशन ज़्यादा होती है, मतलब पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन है और एन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से भी कॉन्जुगेशन आएगी। तो ये उस कॉन्जुगेशन की वजह से कलर शो करते हैं। अब इनके स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, जो कि आपको कमेंट में बता के जाने हैं कि क्या होते हैं। मतलब एनिलीन फिनॉल के साथ वाली रिएक्शन में और एनिलीन के साथ वाली रिएक्शन में। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, जो बहुत बार गलती करवाता है एग्जाम में, वो ये कि ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन रिएक्शन नहीं देते। इसकी रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए चलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।